हमारे पोएट कहते हैं कि हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गई है कि आजकल हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जो कि एंडलेस है, कि इस दुनिया का विनाश फायर की वजह से होगा और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से होगा। The trees inside are moving out into the forest. Hey everyone, मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश फैकल्टी एंड स्वागत करती हूँ दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम फैंटास्टिक है एंड आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जो हमारा सेशन है सीबीएसई और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ में अगर आप किसी और बोर्ड से भी बिलोंग करते हो लेकिन आपकी बुक सेम है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है, तो ये सेशन आप बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर सारे सेम है, कहानियां हम नहीं बदल सकते। ओके, अब आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं? ये हमारा वन शॉट सेशन रहने वाला है जिसमें क्लास 10th की हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पूरा पोइट्री सेक्शन दे रखा है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो हर एक कविता की हर एक लाइन मैम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगी एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कविता से जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब देखो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे यही बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। या डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो का वो जो एकदम छोटा सा पार्टिकल होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें पोएट कहते हैं कि वो एक जहरीले पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और उस पेड़ पे क्या जमी हुई होती है? बर्फ जमी होती है। अब उस पेड़ पर एक क्रो भी है और क्रो के हिलने की वजह से, क्रो की मूवमेंट की वजह से जो बर्फ का एकदम छोटा सा जो टाइनी पार्टिकल है वो आके गिरता है हमारे पोएट पे। हमारे पोएट जो अभी तक अपना दिन एक रिग्रेट में बिता रहे थे, ठीक है, अब इस बर्फ के गिरने से क्या होता है कि उनके मूड में चेंज आ जाता है। तो पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि नेचर में वो ताकत होती है कि वो हमें ठीक कर दे, उसमें एक हीलिंग पावर होती है। ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow, यानी कि पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर गिराई क्या डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का एक छोटा सा पार्टिकल मेरे ऊपर आके गिरा। अब ये कहां से गिरा? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यानी कि पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़। हैज गिवन माई हार्ट, तो उसके गिरने से क्या हुआ? हमारे जो पोएट है उनके हार्ट में, ठीक है, एकदम से चेंज आया, अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड बदल गया एंड सेव्ड सम पार्ट। और अभी तक वो अपना दिन किस में बिता रहे थे? ऑफ अ डे आई हैड र्यूड मतलब कि रिग्रेट में बिताना। तो अभी तक अपना दिन जो वो रिग्रेट में बिता रहे थे उसका कुछ हिस्सा उन्होंने बचा लिया, सेव्ड। ठीक है, यानी कि अभी तक जो वो नेगेटिव फील कर रहे थे अब पॉजिटिव फील करने लग गए। ये थी हमारी छोटी सी कविता, ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे। ओके, नेक्स्ट है हमारी फायर एंड आइस। ये भी बहुत ही अच्छी कविता है जो आपको बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहती है। ओके, इसमें क्या है कि हमारे पोएट कहते हैं कि फायर, ठीक है, और आइस दोनों ही चीजों से इस दुनिया का अंत हो सकता है। फायर को वो सिंबल बना रहे हैं किसका? डिजायर्स का, ठीक है, और आइस को वो सिंबल बना रहे हैं किसका? हेट का, हेट्रेट का, नफरत का। हमारे पोएट कहते हैं कि हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गई है कि आजकल हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जो कि एंडलेस है, मम्मी से बोला मम्मा स्कूटी चाहिए, स्कूटी दिला दी, ठीक है, नहीं मम्मी से पहले बोला कि मम्मा बाइसिकल चाहिए, मम्मा ने चलो साइकिल दिला दी। उसके बाद मम्मी से बोला मम्मी अब हमको स्कूटी चाहिए, मम्मा ने स्कूटी दिला दी। फिर मम्मा से बोला कि मम्मा हमें बाइक चाहिए, हमने बाइक दिला दी, ठीक है, मम्मा ने चलो बाइक दिला दी। फिर मम्मा कार चाहिए, कार दिला दी, कार दिला दी तो बड़ी कार चाहिए।
है ना। तो हमारी जो डिजायर्स होती है वो एंडलेस होती है, और कई बारी तो हम इतने अपनी डिजायर्स को, इच्छाओं को पूरा करने के पीछे पागल हो जाते हैं कि हम किसी का फायदा भी उठा लेते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो राइटर कहते हैं कि अगर इस दुनिया का विनाश होगा तो वो दो चीजों से हो सकता है। पहली तो हमारी जो एंडलेस, है ना, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, और दूसरा नफरत। आजकल हम जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है, उससे भी विनाश हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो पोएट कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया का विनाश फायर की वजह से होगा, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से होगा। From what I have tasted of desire, लेकिन जहां तक मैंने डिजायर्स को टेस्ट किया है, मतलब मैं जितना इच्छाओं के बारे में जानता हूं, आई होल्ड मतलब एग्री करना। सो पोएट कहते हैं मैं उनके साथ में एग्री करता हूं जिनको ये लगता है कि दुनिया का जो विनाश है वो फायर की वजह से होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो फायर के साइड में है मैं उनको फेवर करता हूं, उनके साइड में मैं हूं, ठीक है। बट इसके बाद राइटर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं, बट इफ इट हैड टू पैरिश, पैरिश यानी कि अगर इसे खत्म होना है दो बारी, ट्वाइस, यानी कि एक बारी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी हमारी एंडलेस डिजायर्स की वजह से, है ना, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामने वाले का फायदा उठा लेते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो एक दिन ये दुनिया खत्म होगी, ठीक है, फायर की वजह से, यानी कि डिजायर्स की वजह से। लेकिन अगर इस दुनिया को दो बारी खत्म होना है तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूं, नफरत के बारे में भी जानता हूं, एंड मुझे ऐसा लगता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, विनाश के लिए आइस यानी कि जो हेट्रेट है वो भी सफिशिएंट है, वुड सफाइस। सफाइस मतलब सफिशिएंट, ठीक है, यानी कि वो भी काफी है। सो दुनिया का विनाश दो चीजों से होगा, ठीक है, एक तो हमारी जो एंडलेस डिजायर्स है, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, और एक जो आजकल हम एक दूसरे से नफरत करते हैं बिना बात की। सो वी शुड डू व्हाट, वी शुड स्प्रेड लव। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, एंड हमें लोगों की तरफ काइंड रहना चाहिए। सो ये थी हमारी दूसरी कविता, और इसके भी पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम। कुछ भी आप लोगों के सजेशंस हो ना तो प्लीज बताइएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी प्यारी सी कविता पे, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अब इस कविता में क्या है, इस कविता में हमारे पोएट यही बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइगर है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि जब वो अपने घर में है, तो वो कैसा, अब टाइगर का घर क्या है, जू है, ठीक है। तो जब वो अपने घर में है तो वो कैसा फील करता है, और जब हम, सॉरी जू नहीं, फॉरेस्ट है ना, सॉरी जो हमारा टाइगर है उसका अपना घर कौन सा होगा, अपना घर यानी कि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या रहेगा, फॉरेस्ट, है ना। तो वो तब वहां रहकर कैसा फील करता है, और जब हम उसको एक केज में डाल देते हैं, उसको कैद कर लेते हैं, कैद करके हम उसको कहां रख देते हैं, जू में डाल देते हैं, तो वो कैसा फील करेगा। तो ये आपको दिया हुआ है अ टाइगर इन द जू वाली कविता में, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ही, अब ही यहाँ पे किसको बोला गया है, टाइगर को। स्टॉक्स मतलब क्या होता है, वॉक। तो हमारे कवि बोलते हैं कि जो टाइगर है, जब वो कहां पे है, जू के अंदर है। जू के अंदर यानी कि जब वो एक केज में, ठीक है, बंद है, जब वो सलाखों के पीछे है, ठीक
ठीक है, तब वो कैसा है ये हम देखने वाले हैं। या सो राइटर कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब टाइगर की बॉडी के ऊपर ऐसे पट्टियां होती है, स्ट्राइप्स यानी कि जो पट्टी होती है, एंड विविड यानी कि जो बहुत ही ब्राइट हो, क्लियरली आपको दिख जाए। तो राइटर बोलते हैं कि जो टाइगर है वो चल रहा है, मतलब आप इमेजिन करो इस पूरी सिचुएशन को कि टाइगर एक केज में बंद है, ठीक है। अब टाइगर अपनी विविड स्ट्राइप्स में चल रहा है, ठीक है, ओके। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, टाइगर किस में बंद है, केज में बंद है। अब देखो केज में लिमिटेड स्पेस होगी ना, जैसे जब वो जंगल में था, जब वो फॉरेस्ट में था, तब तो वो कितना भी चल सकता था, एंडलेस चल सकता था, है ना। लेकिन अब क्योंकि वो केज में है तो उतना नहीं चल सकता, तो वो कुछ कदम चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड यानी कि उसके जो पांव है, ठीक है, ओके, पॉज। अब वेलवेट क्या होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, आपको पता होगा, एंड क्वाइट यानी कि शांत। सो ना यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो बहुत शांति से केज के अंदर चल रहा है, और जब वो चल रहा है ना तो उसके पैरों की, उसके पांवों से आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। यहां से वो बोल रहे हैं सॉफ्ट, ठीक है, और एकदम शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है गुस्सा, एंगर। तो टाइगर को अब क्योंकि क्या कर दिया है, केज के अंदर बंद कर दिया है, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है ना। अब जैसे हमें कोई कमरे में बंद कर दे तो हम अपने कमरे में कितना भी उछल ले, कितना भी कूद ले, कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, बट देयर इज नो सच बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर हमें किसी ने बंद करके रख दिया कि भाई तुम तो यहीं पे रहोगे, है ना, गुलाम बन के। सो टाइगर को ये बात पता है कि वो जू में है, जू में वो एक केज के अंदर बंद है, तो उसको पता है कि वो फ्री नहीं है और केज के अंदर गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो वो क्या अंदर ही अंदर उसके मन में क्या गुस्सा पले जा रहा है। क्वाइट रेज, देखो क्वाइट मतलब शांत और रेज यानी कि गुस्सा, तो शांत गुस्सा है, यानी कि ठीक है अंदर ही अंदर उसके गुस्सा क्या कर रहा है, पल रहा है। ओके नेक्स्ट, he should be lurking in shadow। अब देखो ये वाला फर्स्ट वाला जो स्टैंजा था, ठीक है, वो हमारा किस में था, इस टाइम पे हमारा टाइगर किस में है, जू में, वो बंद है। लेकिन अगर हमारा यही टाइगर होता अपने घर में, यानी कि अगर वो फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता, तो वो क्या कर रहा होता इस समय पे, इस समय वो क्या कर रहा होता, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग यानी कि छुपना, वो छुप रहा होता शैडो में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो जो लंबी 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 ऐसे, ठीक है, ग्रास होती है, ठीक है, उसके पीछे ऐसे चल रहा होता है ना। जैसे टाइगर जब आता है तो एकदम चुपके चुपके आता है और फिर खा जाता है ना। नियर द वाटर होल, ठीक है, और पास में क्या है, मतलब जंगल का सीन आप इमेजिन करो कि एक टाइगर है, वो पीछे झाड़ियों में से निकल के आ रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, वाटर होल के पास में, यानी कि जहां पे थोड़ा पानी जमा हुआ है, पानी पड़ा है वहां पे। वे अ प्लम्प डियर पास, और वो किसके इंतजार में है, टाइगर डियर के इंतजार में है, ठीक है। वे अ प्लम्प डियर पास, जहां से कौन निकलने वाला है, प्लम्प, प्लम्प यानी कि मोटू, ठीक है, डियर होते हैं ना मोटू छोटू, ठीक है, तो एकदम प्लम्प डियर निकलने वाला है, यानी कि टाइगर वेट कर रहा है, ठीक है, और वो छुपा हुआ है किसके पीछे, लंबी लंबी झाड़ियों के पीछे वो छुपा हुआ है। एंड ही इज वेटिंग, ठीक है, कि जैसे वाटर पानी के पास में जैसे ही डियर आएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा। तो ये कर रहा होता जब वो अपने घर में होता, यानी कि फॉरेस्ट में होता। लेकिन टाइगर एक्चुअली में है कहाँ, टाइगर तो बेचारा जू में है,
ठीक है, गुस्से में है और गुस्सा वो दिखा भी नहीं रहा क्योंकि उसे पता है कि फायदा नहीं है। ओके ओके, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। और क्या करता अगर वो जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता? सो टाइगर क्या कर रहा होता? ठीक है, एकदम गुर्रा रहा होता। ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब ऐसे तेज तेज आवाजें निकाल रहा होता। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, तो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं, है ना, वहां की तरफ वो क्या कर रहा होता? आवाजें निकाल रहा होता। और अपनी आवाज से वो क्या कर रहा होता? जितने भी गांव है, ठीक है, गांव वाले हैं, पूरे गांव को क्या कर रहा होता? डरा रहा होता, उनमें अपना खौफ डाल रहा होता, टेरराइजिंग, सबको डरा रहा होता। बेयरिंग, बेयरिंग मतलब होता है दिखाना, और अपने सफेद दांत, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं? लंबे लंबे जो दांत होते हैं टाइगर के, वो दिखा रहा होता, अपने दांत दिखा के, ठीक है, अपनी आवाज से वो पूरे गांव को क्या कर रहा होता? डरा रहा होता। अगर, ठीक है, वो कहां पे होता? कहां पे होता? फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो बेचारा कहां पे है? लेकिन वो बेचारा तो कहां पे बंद है एक्चुअल में, रियलिटी में? बट ही इज लॉक्ड। ठीक है, वो तो बेचारा कैद है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल यानी कि जो उसका केज है, ठीक है, उसमें, ठीक है, वो क्या है? कैद है एंड कुछ नहीं कर पा रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो पूरी ताकत है वो किसके पीछे है? वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है? जो उसके केज की जो लेंथ है, यानी कि जो जगह है, ठीक है, वो बस उसी में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, एंड जितने भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि वाह मम्मा जू है ना, जू में देखो ये टाइगर है केज के अंदर, तो जितने भी ऐसे विजिटर्स आ रहे हैं वो उन सबको इग्नोर कर रहा है, बिकॉज उसका कोई ऐसा ना मन नहीं है कि वो किसी को एंटरटेन करे। ठीक है, कि ओ मुझे देखने आए हो, देखो देखो मैं हूँ टाइगर। ठीक है, सो ही इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन। ऑब्वियसली यार वो टाइगर है, कोई खिलौना नहीं है, है ना, तो उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको दिख रहा है कि भाई विजिटर्स है, तो उन सब विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा 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 गुस्से में है। क्लियर है बच्चे यहां तक का सारा कुछ? अगर आपको ऐसा लगे ना कि किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को प्लीज बता देना। अब हमारा लास्ट स्टैंजा है, ठीक है, जिसमें अब टाइगर अगेन कहां पहुंच गया? जू में, क्योंकि रियलिटी में तो वो जू में ही है, केज में है। ठीक है, जू के अंदर ही केज होता है ना, वहां पे। सो ऐसे जंगल का वो सोच रहा है कि वो ये सब करेगा, बट वो एक्चुअली जू में है, तो वो क्या कर रहा है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब अब जब रात हो गई है, सारे विजिटर्स अपने अपने घर जा चुके हैं, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, तो अब आखिरी में कोई नहीं है जू के अंदर। जू के अंदर कौन आती है? पेट्रोलिंग कार्स आती है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? जो चेकिंग के लिए आती है ना, कि मतलब जू के अंदर सब कुछ ठीक है, सब एनिमल्स मतलब अपने अपने केज में है, कोई जू के अंदर रुका हुआ तो नहीं, मतलब अदर चीजें जो सब चेक करने आते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ एकदम ठीक जा रहा है। तो वो गाड़ियां आई हुई है और वही क्या है? आखिरी वॉइस है, यानी कि अब पूरा माहौल पूरा शांत है ना, क्योंकि सब अपने अपने घर गए हैं, तो जू के अंदर बस टाइगर है और दूसरे एनिमल्स हैं, तो उसको बस किसकी आवाज सुनाई देती है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनाई देती है। दिस इज द लास्ट वॉइस एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और टाइगर क्या करता है? अपनी चमकीली, मतलब अपनी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी कि उसकी आंखों में जो इतनी चमक है, सो अपनी ब्रिलियंट आईज से वो किसको देख रहा होता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता है, यानी कि चमकते हुए टिमटिमाते हुए स्टार्स को वो देखता है। ओके, क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट लगे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। चल, देख रहे हो ये भी नखरे कर रहा है चलने में, है ना, ये नहीं कि फटाफट चल जाए। ओके, नेक्स्ट हमारी कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पहले सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं,
ठीक है, हमारा इसमें टाइटल है हाउ टू टेल, यानी कि कैसे आप पता लगाओगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कौन सा एनिमल ये है, कौन सा वाइल्ड एनिमल है। तो इस पूरी कविता में आपको क्या कर रखा है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उनके कुछ यूनिक फीचर्स बताए हुए हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है। सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है। ओके, मतलब वाइल्ड एनिमल्स तो सारे ही है, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि ये वाला एनिमल बताओ, इस एनिमल का क्या नाम है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर जो बात हुई हुई है वो किसकी हुई हुई है, देखते हैं, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो पोएट बोलते हैं कि अगर बाय चांस, बाय एनी चांस, अगर आप ईस्ट में जाते हो, जंगल्स के अंदर ईस्ट में अगर आप जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपके आगे एक जानवर आ जाता है जो कि बहुत क्या है, बड़ा है, लार्ज है, टॉनी, टॉनी यानी कि येलो कलर का है, ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर का है, ठीक है, ऐसे कलर का है। बीस्ट, बीस्ट यानी कि जानवर। तो पोएट कहते हैं कि अगर, ठीक है, आप ऐसे सोचो बाय एनी चांस आप ईस्ट के जंगल्स में गए हो और वहां पे आपके सामने एक ब्राउनिश, ठीक है, येलो ब्राउनिश कलर का एक जानवर आ जाता है। If it roars at you as you are dying, तो वो अब ये क्या है, डाइंग है, यानी कि वो इतनी जोर की रोर करेगा, ठीक है, इतनी जोर की वो रोर करेगा कि उसके सिर्फ रोरिंग से, उसकी आवाज से ही आप मर जाओगे, इतना खतरनाक ये एनिमल है। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, और ये एनिमल कौन होगा, एशियन लायन। तो एशियन लायन के हमें यहाँ पे क्या क्या फीचर्स पता लगते हैं कि एक तो उसका जो बॉडी का कलर रहेगा, दैट विल बी टॉनी, टॉनी मतलब कि येलोइश ब्राउन कलर का रहेगा एशियन लायन का बॉडी का कलर, एंड उसके रोर यानी कि उसकी आवाज ही इतनी भयंकर होगी कि उसकी आवाज से ही हम मर जाएंगे। तो इतना ज्यादा खतरनाक ये एनिमल होगा। और सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, ठीक है, इसके बाद पोएट बोलते हैं कि अगर, चलो ये तो हो गया एशियन लायन, इसके बाद अगर आप वहीं पे जंगल में आसपास कहीं घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल यानी कि जो रैंक में बहुत ऊपर है, ठीक है, मतलब क्लास वाइज बहुत ऊपर है, हाई बॉर्न, तो एक आपको जानवर मिलेगा जो बहुत ही ऊपर वाली क्लास का होगा, ठीक है, एक जानवर आपको क्या करेगा, ग्रीट करेगा, यानी कि आपका स्वागत करेगा कि ओहो स्वागत है आपका हमारे इस जंगल में, ठीक है, और मैं आपको खाने वाला हूं। तो एक जानवर जो कि बहुत ही हाई क्लास, ठीक है, हाई रैंक का है, वो आपका स्वागत करेगा विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी बॉडी कौन से कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्राउंड यानी कि उसका जो पूरा बॉडी होगा वो येलो कलर का होगा, और उसके ऊपर काले रंग की क्या होगी, पट्टी, ठीक है, होगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ठीक है, सो एक बार देखना आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, रिकग्नाइज करना, ठीक है। तो बस इस छोटे से सिंपल से रूल से, ठीक है, आप समझ सकते हो, मे हेल्प यू लर्न, तो ये छोटा सा जो रूल है हमारा, इसी से आप ये समझ जाओगे कि ये जानवर कोई और नहीं बल्कि कौन है, द बंगाल टाइगर। तो इसको आप याद कर सकते हो, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। तो आपको देखो बोला हुआ है कि नोबल, नोबल यानी कि रॉयल, जो हाई क्लास का है, हाई बॉर्न है, ठीक है। अब उसकी बॉडी कौन से कलर की है, पूरी येलो कलर की है, एंड उसकी बॉडी पे काले रंग की क्या है, पट्टियां है, ओके। एंड ये आपको देखते ही क्या कर जाएगा, खा जाएगा, ओके। सो ये इतना खतरनाक है, तो आप समझ जाना कि ये कौन होगा, रॉयल बंगाल टाइगर।
ठीक है, क्लियर है यार, मस्त है ये वाली ना कविता। और ना पोएट ने थोड़ी लिखी भी ऐसी है कि आपको हंसी आए। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पोएट बात करते हैं एक जानवर के बारे में। चलो ऑब्वियसली इज स्ट्रॉलिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि चलना, वॉकिंग। आप आराम आराम से एकदम ऐसा कैजुअली वॉक कर रहे हो। फोर्थ यानी कि आगे। तो पोएट बोलते हैं कि भाई देखो, एशियन लायन हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। अब इसके बाद भी अगर आप आगे चलते हो, आप एकदम ऐसा फॉरेस्ट में, जंगल में आप कैजुअली चल रहे हो, अब बीस्ट यू व्यू, तो आपको एक जानवर दिखेगा हुज हाइड, हाइड यानी कि जिसके स्किन विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड यानी कि कवर्ड, जिसकी स्किन क्या होगी, ठीक है, कवर्ड होगी, किससे, स्पॉट से। तो आप देख ही सकते हो, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि काले काले रंग के छोटे 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 ऐसे क्या है, बहुत सारे स्पॉट्स है। एंड पेपर्ड का मतलब क्या है, कवर्ड। तो काले रंग के स्पॉट्स से इसकी पूरी बॉडी क्या होगी, कवर्ड होगी। As soon as he leapt on you, leapt on you जैसे कि leapt का मतलब कि जैसे ही ये आप पे छलांग मारेगा, आप पे कूदेगा, जंप करेगा, you will know it is the leopard। तो आपको तभी पता लग जाएगा कि ये क्या है, leopard है। ओके तो लेपर्ड की पहचान क्या है कि इसकी बॉडी पे क्या है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर्ड है, ब्लैक रंग के स्पॉट से, ठीक है, छोटे 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 ऐसे स्पॉट से कवर्ड है। एंड ये आप पे कैसे अटैक करेगा, आप पे जंप करके। ओके विल, अब देखो यहाँ पे इट इज इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। एंड कोई फायदा नहीं है, फिर आप कितना भी चिल्ला लो, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो बस आप पे क्या करेगा, बार 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 जंप करेगा जब तक आप मर नहीं जाते। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा राइम ऐड करने के लिए पोएट ने लेफ्ट को क्या लिख दिया है, लेप। ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टैंजा, मजेदार है ना यार, ये वाली कविता मेरी पर्सनल फेवरेट है। चलिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, तो अब पोएट बोलते हैं कि चलो हमारा एशियन लायन हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया। अब इसके बाद भी अगर आप अपने यार्ड में चल रहे हो, यार्ड मतलब जो बैकयार्ड एरिया होता है आपके घर का, या जो लॉन एरिया होता है, अगर आप उसमें चल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो वहां पे आपको एक जानवर दिखेगा, एक क्रिएचर दिखेगा, who hugs you very very hard, जो आपको इतनी जोर से हक करेगा। अब यहाँ पे वो सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि हक करेगा यानी कि आपको इतनी जोर से हक करके ही मार देगा वो, ठीक है। बी श्योर इट्स अ बेयर। तो ये जानवर कौन होगा, दिस विल बी अ बेयर। ओके एंड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आए ना, इफ यू हैव एनी डाउट्स, I guess he will give you just one more caress। caress यानी कि वो दोबारा से फिर वो आपको एक प्यारा सा जेंटल सा टच देगा कि इस बारी आपका काम हो जाए। ओके तो ये किसके बारे में था, बेयर के बारे में। तो बेयर के बारे में हमें क्या फीचर्स पता लगते हैं कि एक तो ये हमें अपने कहाँ मिलेगा, यार्ड में मिलेगा, यानी कि घर के जो पीछे बैकयार्ड होता है या लॉन एरिया होता है उसमें मिलेगा। दूसरा है कि ये हमें कैसे मार सकता है, ये हमें बस हक करके ही मार देगा, और ये इतनी जोर से हक करेगा ना। और अगर आपको इन केस एनी डाउट हो कि भाई अच्छा ये बेयर ही है ना, तो फिर आप इसे बोल सकते हो, ये एक बार फिर से आपको अच्छा सा टच देगा, जेंटल टच, बहुत ही प्यार से आपको टच करेगा, कि फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन है, बेयर ही है ना यार, मजेदार है कविता। चलिए अब इसके बाद दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब प्रे मतलब क्या होता है, एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, है ना। एक जानवर जब दूसरे जानवर को मारता है खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे। सो अब पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि दो जानवर ऐसे हैं जो सेम से दिखते हैं। ओके दो टू डिस्टिंग्विश यानी कि दो जानवर हैं, अगर आपको उनके बीच का फर्क समझना है ना, तो मैं आपको बताता हूं। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, ठीक है, नोवाइस मतलब
समवन न्यू टू अ जॉब, यानी कि जो नया बंदा है, नौसिखिया है, जिसे अभी नॉलेज नहीं है, तो एक नया बंदा तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कि एक नया पर्सन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, ठीक है। अब ये कौन से दो जानवर हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन होती है, एक है क्रोकोडाइल, ठीक है, और एक है हाइनास, ठीक है। एक सेकंड रुकना, बस फोन आया है या। तो पोएट कहते हैं कि दो जानवर ऐसे हैं, एक कौन है, क्रोकोडाइल, ठीक है, और दूसरा है हाइना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो पोएट कहते हैं कि अगर इस खेल में कि कौन सा जानवर कौन सा है, तो अगर इस खेल में कोई नया बंदा होगा, कोई नया पर्सन होगा, नोविस होगा, नोविस यानी कि जो पहली बार ट्राई कर रहा है, जो अभी न्यू है इस काम में, तो वो क्या कंफ्यूज हो जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू टेल कि ये हाइना है या फिर क्रोकोडाइल है, क्योंकि दोनों थोड़ा सेम सेम से लगते हैं। सो पोएट बताते हैं कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्रोकोडाइल आप कैसे पहचानोगे। The crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles. तो पोएट बोलते हैं कि जो हाइनास होते हैं, ठीक है, ये जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हो, वैसे पिक्चर में तो देखकर आप ये बोलोगे ना कि मैम साफ साफ तो फर्क समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं, लेकिन होती है, ठीक है। सो पोएट बोलते हैं कि जो हाइनास है ना, वो आते हैं अपने चेहरे पे स्माइल रख के, एकदम खुशी खुशी वो आते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, मैरी यानी कि खुशी खुशी, ठीक है, स्माइल्स उनके चेहरे पर होती है, वो खुश एकदम लग रहे होते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो जानवर रो रहा है, ठीक है, राइट, वीप यानी कि रोना, तो अगर वो जानवर रो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो क्रोकोडाइल है। तो वो हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो उससे आप याद कर सकते हो कि अगर हंसते हंसते आ रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, सो फिर वो हाइना है, लेकिन अगर रोते रोते आ रहा है तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। सो ये यार, ये वाला भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं आगे। चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी मैं भी हंस रहा होगा, है ना, कि हाँ मैं भी पहले सीख लूं थोड़ा, भाई चल जा। ओके, चल गया फाइनली। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एनिमल है वो कौन है, कैमेलियन, ओके। सो द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, A lizard sort of thing. अब नेक्स्ट वो बात करते हैं कैमेलियन के बारे में, एंड वो बोलते हैं कि जो कैमेलियन है, ठीक है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी सी होती है, एंड कुछ किसकी तरह दिखती है, छिपकली की तरह, ठीक है, स्मॉल होती है एंड किसकी तरह दिखती है, सम छिपकली सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि छिपकली जैसी दिखती है, दिखता है, मेल है। He hasn't any ears at all. And इसके, ठीक है, बिल्कुल भी कोई कान वान नहीं होते, आप फोटो में भी देख सकते हो, है ना, कोई कान हमें नहीं नजर आ रहा है, इसके कोई कान वगैरह नहीं होते हैं। And not a single wing, and इसके कोई विंग भी नहीं होता है ना, मतलब ये जो है कैमेलियन, ये इसके ना तो विंग है ना ही इसके कान है, ईयर्स। यस, if there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो पोएट बोलते हैं कि अगर पेड़ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं बैठा हुआ, तो फिर आप समझ जाओ कि ये कौन है, पक्का कैमेलियन है, क्योंकि कैमेलियन क्या करता है ना, रंग अपने बैकग्राउंड के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। ओके, सो ये वाला एकदम क्लियर है आपको पोम, ठीक है। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं विद आर, चलते हैं अपनी नेक्स्ट कविता पे। ओके, ये फाइनली ओके, सो रेडी है अपनी नेक्स्ट कविता के लिए। अच्छा, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट हमारी कविता जो है वो बॉल पोम है, एंड इसमें क्या होता है कि एक प्यारा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है जिसकी बॉल खो जाती है। अब यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं कि खोने की जो नॉलेज होती है ना, ठीक है, नॉलेज ऑफ लूजिंग समथिंग, ठीक है, वो क्या होती है। मतलब
हम बहुत ही लाइटली अपनी लाइफ में हर चीज को लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, तो अभी ये खराब हो जाएगा तो क्या है, मम्मा दूसरा दिला देंगी। बट क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो। हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि जो चीज होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड अगर हम अपनी लाइफ में कुछ खो भी देते हैं तो हमें उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमें खोने से रिलेटेड दो बातें समझनी है कि एक तो हम चीजों को खो सकते हैं, तो इससे पहले हम चीज को खोए हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ जानी चाहिए कि भाई उसकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये है कि हमें अगर कोई चीज हम खो भी देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए कि हम उसको लेकर एकदम अटक जाए अपनी लाइफ में कि यार मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, हम दोनों साथ में लंच करते थे, साथ में सारा होमवर्क करते थे, साथ में सारी क्लासेस अटेंड करते थे। अब उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो मेरा दोस्त तो अब दूसरे स्कूल में चला गया है, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं भी अपना उसी स्कूल में एडमिशन ले लूं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चीजों से मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी चीज है या कोई भी पर्सन है, आप लोगों की लाइफ में, मतलब हम लोगों की लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ठीक है, एक ना एक दिन आएगा जब हमें अपनी फेवरेट चीज या हमें अपने फेवरेट व्यक्ति को खोना ही होगा। ये लाइफ का ट्रुथ है जो आपको समझ लेना चाहिए, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यही हमने कुछ उसमें भी पढ़ा था ना अपने एक चैप्टर में, सरमन एट बनारस वाले चैप्टर में, जहाँ पे गौतम बुद्धा भी हमें यही बात समझाते हैं कि लाइफ में हमें किसी चीज को लेकर रुकना नहीं चाहिए, अटक नहीं जाना चाहिए। अगर हमने कोई चीज खो दी है तो हमें उसके बाद उसको मूव ऑन करना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए कहीं पर। ओके, सो पढ़ते हैं बच्चे के एग्जाम्पल की मदद से। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं कि वो बच्चा, ठीक है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, वो अब क्या करेगा। What is the boy now? अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। What is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw it go. I कौन है यहाँ पे? पोएट है। पोएट कहते हैं मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि कैसे उसकी जो बॉल थी वो एकदम ऐसे खुशी खुशी टप्पा खा रही थी, ऐसे बाउंस करके वो जा रही थी डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। ठीक है, सो पोएट कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने की बात है कि कैसे उसकी बॉल बड़ी खुशी 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 ऐसे बाउंस खाते हुए, ठीक है, ऐसे टप्पा खाते हुए, ठीक है, पहले जा रही थी और फिर सीधा एकदम कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कहते हैं अब इस बात का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं उस बच्चे को जाके बोलूं कि बेटा दुख मत मनाओ, ठीक है, ये तो एक ही बॉल तो थी, अब ऐसी तो 10 बॉल आ जाएगी, है ना, हम आपको दूसरी बॉल लेके दे देंगे। क्यों नहीं है इस बात का फायदा? क्योंकि देखो बॉल तो वो दूसरी खरीद लाएगा, है ना, और भी मार्केट में बहुत सारी बॉल्स हैं, लेकिन उस बच्चे की जो यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी, क्या आप वो यादें वापसी ला पाओगे? Will you be able to bring it back? है ना, नहीं ना। तो पानी में बच्चे की बॉल ही नहीं गई, सिर्फ पानी में उसका बचपन चला गया, उसकी जो यादें उस बॉल के साथ में बनी हुई थी वो सारी यादें चली गई, उसकी सारी मेमोरीज चली गई। अब नई बॉल वो ला सकता है, नई बॉल को लाएगा तो नई बॉल के साथ न्यू मेमोरीज बनेगी, लेकिन पुरानी वाली तो किसमें चली गई? पानी के अंदर टप्पा खा गई। Okay, next. An ultimate shaking grief fixes the boy. अब वो जो बेचारा बच्चा है, ठीक है, वो इतना ज्यादा अंदर से टूट चुका है, इतना ज्यादा वो दुखी है। अब आप तो बोलोगे मैम एक बॉल ही थी, लेकिन यार आप खुद सोचो जब हम लोग अपने बचपन में थे, है ना, हमारे से कोई फेवरेट चीज होती थी, खो जाती थी, है ना, गुम जाती थी, तो हमें कितना दुख होता था, है ना। तो अब वो बच्चा बेचारा क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीफ, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, सैड है, और इतना ज्यादा सैड है कि एक टक ऐसे खड़ा हो गया है, ठीक है,
कोई मूवमेंट ही नहीं है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, एकदम रिजिड, एकदम ऐसे सख्त वो खड़ा है, एंड कोई मूवमेंट नहीं है। ट्रेम्बलिंग, ठीक है, शेक कर रहा है, ठीक है। स्टेयरिंग डाउन, वो बच्चा बेचारा क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे बहुत दुख हो रहा है और वो बस नीचे ही देखे जा रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे ही वो देखे जा रहा है, ठीक है। कहां पे, जहां पे उसकी बॉल गई, क्योंकि पानी नीचे था, बॉल वहां पानी में चली गई, तो वो बस उसको ही खड़े खड़े मतलब ऐसे देखे जा रहा है। इतना ज्यादा वो बच्चा सैड हो गया है। ऑल हिज यंग डेज, तो उस बेचारे के जितने भी यंग डेज थे, उसका जो चाइल्डहुड था, इनटू द हार्बर, ठीक है, तो वो किस में चला गया, वाटर, ठीक है। हार्बर आपको पता होगा ना, जहां पे हम शिप्स को ऐसे बांध वगैरह के रखते हैं, ठीक है, तो उससे यहाँ पे बोला गया है, तो उस वाटर में, ठीक है, पानी में उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब पोएट बोलते हैं कि मैं अब जाके उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ठीक है। इंट्रूड यानी कि, ठीक है, टू एंटर अ सिचुएशन वेयर नो वन इज नॉट वेलकम, यानी कि मतलब किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करना। तो पोएट बोलते हैं कि बच्चे ने बॉल खो दी है, अब बच्चे को ये बोलना कि दूसरी बॉल आ जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बच्चे को जाके मतलब उसके इस मैटर में दखल अंदाजी करना, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चा इस समय क्या है, बहुत ज्यादा अपसेट है। A dime another ball is worthless, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि अब एक नई बॉल कितने की आ जाएगी, कोई महंगी तो होती नहीं है बॉल, डाइम होती है, ठीक है, एक डाइम की एक बॉल है, ठीक है। डाइम का मतलब क्या होता है, 10 सेंट्स। 10 सेंट्स मतलब आप ये लगा लो कि 100 सेंट्स बनाते हैं $1, मतलब $1 में कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। और डाइम, 1 डाइम में कितने सेंट्स होते हैं, 10 सेंट्स होते हैं। तो मतलब आप ये लगा लो कि बॉल इतनी ज्यादा सस्ती है, ठीक है, तो कोई महंगी चीज तो है नहीं जो दोबारा से नहीं ला सकते। बॉल बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन फिर भी जो दूसरी बॉल होगी वो वर्थलेस होगी, कोई फायदा नहीं है दूसरी बॉल लाने का, क्योंकि बच्चे की जो यादें उस बॉल से जुड़ी थी, उसके जो यंग दिन उस बॉल से जुड़े थे, वो सारे पानी में गए पुरानी बॉल के साथ में। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोएट क्यों नहीं जाके दखल अंदाजी कर रहे, क्यों नहीं उसको ये कह रहे कि भाई तुम जाके दूसरी बॉल ले आओ, बॉल तो बड़ी सस्ती होती है, दूसरी बॉल आ जाएगी। क्योंकि पोएट चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चा क्या करे, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। देखो, अगर आज हम एक चीज को खराब करते हैं, मम्मी हमें वही चीज दोबारा लाके दे देती है। मतलब मान लो कि आपके पास में एक फोन था, आपने उसको खराब कर दिया, आप उसका ध्यान नहीं रखते थे, मम्मी ने आपको दूसरा लाके दे दिया, दूसरा भी आपने खराब कर दिया, मम्मा ने तीसरा लाके दे दिया। तो क्या कभी आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में चीजें? क्या आप कभी रियलाइज करोगे मम्मी कितने महंगे मतलब हमें इतना महंगा फोन लाके दे देती है, कितनी मेहनत से वो पैसे कमाती है और हमें ये चीज प्रोवाइड करती है? नहीं ना। तो अगर जो चीज हमें खोने से मिल रही है बार बार, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस कभी भी रियलाइज नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर बच्चे को दूसरी बॉल लाके दे दी जाए या उसको बोला जाए कि दूसरी बॉल आ जाएगी, सस्ती सी होती, दूसरी खरीद लो, तो बच्चा कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा। अब आज बच्चे ने बॉल खोई, ठीक है, आज उसको समझ में आया, आज भले ही उसको दुख हो रहा हो, बहुत बुरा लग रहा हो, ठीक है, लेकिन आज उसको ये तो समझ में आ गया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की क्या चीज होती है, अपनी चीजों की कैसे केयर करनी चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मतलब क्या है, मटीरियलिस्टिक चीजें, दिखावटी चीजें। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या है, एक चीजों से भरा हुआ है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी एंड ऑल, है ना। तो ये जो दुनिया जो कि पूरी पोजेशंस यानी कि दिखावटी चीजों से भरी हुई है, इस दुनिया में अब बच्चे को रियलाइज होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की क्या चीज होती है। तो उसने अपने जीवन का पहला लेसन सीख लिया है।
पीपल विल टेक बॉल्स। अब बॉल्स देखो, यहाँ पे बॉल का मतलब बॉल नहीं है, यहाँ पे बॉल का मतलब है मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि लोगों के जीवन में बॉल्स आएंगी, यानी कि मटीरियलिस्टिक चीजें आएंगी, बॉल्स विल बी लॉस्ट, और फिर वो चीजें हमसे खोई जाएगी। ऑलवेज ऐसा नहीं है आप चीजों को कितना भी संभाल के रख लो, देखो संभाल के रखोगे तो लंबे समय तक वो चीज चलेगी, लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब वो चीज आपसे खोएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान से ही नहीं रखना है, कि आज जाके मम्मी को बोला कि कुसुम मैम ने तो बोला है कि अरे चीज एक ना एक दिन तो खोनी है, तो क्या ध्यान में रखना, नहीं, ध्यान रखोगे तो चीज आपकी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन एक ना एक टाइम पे तो वो चीज आपसे खोएगी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, इवन हमारे sermon at बनारस वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ना कि लॉस इज समथिंग जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, लॉस होना निश्चित है, वो तो होगा ही होगा। हम बस क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक रखने के लिए हम उसकी केयर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। सो पोएट बोलते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोगों के जीवन में मटीरियलिस्टिक चीजें आएंगी, ठीक है, और वो चीजें हमेशा खोएगी। ठीक है, तो ये लेसन भी आज हमारे बच्चे को मिल जाता है। पहला लेसन एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिल गया कि अपनी चीजों को लेके सावधानी बरतनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। दूसरा उसको ये भी मिल गया कि किसी भी चीज से इतना ज्यादा अटैच ना हो जाए, है ना, कि बाद में बहुत दुख हो। तो अगर आप अटैच हो भी जाते हो, अगर आपको भी अटैचमेंट इश्यूज है तो ठीक है, लेकिन फिर उससे मूव ऑन करो। पहला तो कोशिश करो कि आप चीज को खो ना, और अगर आप चीज को खो देते हो तो फिर उससे मूव ऑन करना सीखो। ये दोनों चीजें हमें पता लगती है इस कविता में। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। पोएट कहते हैं कि कोई भी, ठीक है, बॉल को वापसी नहीं ला सकता, यानी कि एक बार ही आपने जो चीज खो दी, ठीक है, वो चीज आपने खो दी, वो दोबारा नहीं आ सकती। मतलब मान लो कि आपके पास में कोई एक आपकी बहुत ही फेवरेट चीज थी, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका फेवरेट कोई गिटार था, या आपकी यादें जुड़ी थी किसी साइकिल से, आपकी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी थी। तो अगर आपकी वो साइकिल चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो वो साइकिल आप कभी भी दोबारा नहीं खरीद पाओगे। क्यों? उसके जैसी एक और आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ में आपकी अपनी मेमोरीज थी कि यार चाय की टपरी पे गए थे, ठीक है, मैगी लेके आते थे उस साइकिल पे, है ना। तो नई चीज के साथ में आप अपनी नई मेमोरीज क्रिएट करोगे, पुरानी वाली तो पुरानी के साथ में गई। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल। एंड देखो, आप कितना भी दौलत शोहरत लगा लो, आप उस चीज को नहीं ला सकते। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। यू कांट बाय लव, यू कांट बाय मेमोरीज, आप मेमोरीज नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग, तो बच्चा यही सब चीजें अब सीखेगा, वो सीख रहा है यही सब चीजें। वेल, बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, तो बच्चा जो इतना दुखी हो गया है, जिसकी आंखें इतनी ज्यादा होपलेस हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? देखो, एपिस्टेम मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, एंड एपिस्टेमोलॉजी हम किसको कहते हैं? नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब नॉलेज के नेचर को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। सो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या हो गया कि लॉस के नेचर को समझना, मतलब इन सब चीजों को चाहे आप अवॉइड कर दो, ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपल सी बात है कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि लॉस के नेचर को समझना, कि जब आप चीज को एक खो देते हो तो उसकी पढ़ाई करना, ठीक है, उसको पढ़ना, उसके नेचर को समझना। तो हमें दो चीजें समझ में आई ना, जब हम किसी चीज को खो देंगे तो दो चीजें हमें समझ में आ रही है कि एक तो हमें अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दूसरा हमें किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें वो चीज खोनी ही है। और अगर हम किसी चीज को खो देते हैं, देन वी हैव टू मूव ऑन, हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुख मनाने से कुछ नहीं होता। रोना धोना इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। सो हाउ टू स्टैंड अप। अब बच्चा यही सब चीजें सीख रहा है कि खोने के बाद
फिर से दोबारा से कैसे खड़े होना है, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो वो बच्चा वही चीज जान रहा है तो जो हर एक इंसान एक ना एक दिन अपनी लाइफ में जानेगा, एंड मस्ट नो मेनी डेज। और ऐसा नहीं कि लाइफ में ये चीज आपकी बस एक ही बार ही होगी, बहुत टाइम ऐसी चीज होगी। हाउ टू स्टैंड अप, तो आपको हर वक्त यही करना है, आपको ये समझना है कि चीज़ों को खोने के बाद एक्चुअली फिर स्टैंड अप कैसे करना है, मूव ऑन कैसे करना है। क्योंकि किसी भी चीज़ पे अटक के रहना या उसके पीछे रोना धोना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे बस आप अपने आप को ही परेशान करोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी कविता एंड इसके साथ में हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कविता पे जिसका नाम है अमांडा। ओके, अब अमांडा एक लड़की का नाम है। ठीक है, अब अमांडा के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अमांडा एकदम ऐसी जीवन जीना चाहती है कि भाई उसकी लाइफ में बीच में कोई ना आए। ठीक है, एकदम बिंदास, एकदम बेबाक, एकदम फ्री लाइफ वो जीना चाहती है। लेकिन उसकी लाइफ में उसके जो पेरेंट हैं, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो उसमें अच्छे मैनर्स डालना चाहते हैं। क्या पेरेंट गलत है यहाँ पे? नो, पेरेंट गलत नहीं है। हर किसी का पेरेंट यही चाहेगा कि यार हम अपने बच्चे को अच्छा बनाए, है ना। तो उसके पेरेंट क्या कर रहे हैं, उसको बार 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 डांट रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। लेकिन अमांडा जो है वो इन सब चीजों से परेशान आ चुकी है। वो चाहती है अकेले जीना, वो चाहती है कि यार कोई हो ही ना, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे यही है पूरी कविता एंड इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स। अब देखो पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो, अब वैसे ना तो आपको दे नहीं रखा कि एक्चुअली में स्पीकर कौन है, मतलब जो अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कौन है ये नहीं दे रखा, लेकिन जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो हमें ये पता लग सकता है कि वो माता या पिता में से कोई है, और अक्सर ये माता ही होती हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये उनकी माता श्री है जो उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो उनकी माता कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत चबाओ, इन्हें मत खाओ। हम करते ना, छोटे बच्चे खाते नाखून, तो ये नहीं खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, तो उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं ऐसे झुक के मत बैठो, ऐसे डोंट हंच योर शोल्डर्स। अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब क्या होता है, जब हम एकदम लेजी होते, एकदम आलसी होते हैं और आलस में हम ऐसे बैठते रहा, मतलब। ठीक है, तो उसकी मम्मी कह रही है ऐसे मत बैठो, एकदम सीधे बैठो, स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, अब उसकी मम्मा इस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि ये मत करो, नाखून मत खाओ, ठीक है, और सीधी बैठ जाओ, ऐसे झुक के मत बैठो। ओके, अब अमांडा इस वक्त अपनी ही दुनिया में गायब है, उसका अपना एक ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है। अब देखो ये जो लाइन है ये आपको ब्रैकेट्स में क्यों दी गई है, क्योंकि ये बोली नहीं गई है, ये अमांडा अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई है तो वो इमेजिन कर रही है। तो अमांडा इमेजिन करती है कि उस वक्त, जिस वक्त उसकी मम्मा डांट रही है ना उसको, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। वो सोच रही है कि यार काश ना, मतलब एक लैंग्वेड यानी कि एक बहुत ही शांत, एकदम रिलैक्स्ड एमराल्ड सी हो। एमराल्ड यानी कि ग्रीन कलर की, ऐसी सी हो। ठीक है, वी आर द सोल इनहेबिटेंट, और जहां पे रहने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो। सोल यानी कि अकेला, और इनहेबिटेंट यानी कि रहने वाला बस एक ही वहां पे व्यक्ति हो, और वो कौन हो? मैं हूं। मतलब एक ऐसी ग्रीन कलर की सी हो, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स्ड, और उसके अंदर से मैं रह रही हूं, अ मैरमेड। और क्या बन के रह रही हूं? देखिए, जल परी बन के मैं ऐसे वहां पे रह रही हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं पानी में एकदम ब्लिसफुली यानी कि खुशी खुशी, हैप्पीली मैं क्या कर रही हूँ, पानी के साथ एकदम ऐसे जा रही हूँ। तो वो ऐसा इमेजिन कर रही है। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो कि अमांडा किस तरह है ना अकेले रहना चाहती है, उसको नहीं अच्छा लग रहा। अब दूसरे स्टैंजा में फिर उसकी मम्मी आ जाती है।
जो उसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, और वो बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ किया, अरेंज की सारी चीजें? थॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने जूते भी तुम्हें साफ करने हैं, तो तुमने क्या ये सब किया? क्या तुमने अपना रूम ठीक किया? क्या तुमने अपने जूते साफ किए? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? अब इस वक्त हमारी अमेंडा क्या सोच रही है वो जान लेते हैं। मम्मा तो पूछ रही है लेकिन अमेंडा जवाब नहीं दे रही है। अमेंडा अपनी दुनिया में खोई हुई है। अमेंडा सोचती है कि यार काश मैं ना ऑर्फन होती, अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं सड़कों पे ऐसे घूम रही होती बिना किसी एम के, ऐसे विदाउट एनी एम, है ना, मैं घूम रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट, ठीक है, बेयर फीट, और मैं क्या कर रही होती कि सॉफ्ट, ठीक है, एकदम मिट्टी में अपने क्या पैरों के निशान बना रही होती इस तरीके से। तो काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते, तो फिर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, कोई इस तरीके से पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। मैं क्या कर रही होती, एकदम आराम से मस्त अपना बिना किसी एम के घूम रही होती मिट्टी में, ऐसे आराम से बहुत ही अपने पैरों के निशान बना रही होती। पैटर्न यानी कि ठीक है, वो इस तरीके का पैटर्न ऐसा मिट्टी में बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, यार ये जो साइलेंस है ना, ये कितना प्यारा होता, मतलब कितनी शांति होती, तो बिल्कुल गोल्ड की तरह। जैसे हम लोगों को गोल्ड अच्छा लगता है ना, आजकल गोल्ड का दाम कितना ऊपर जा रहा है, तो जैसे हम लोगों को गोल्ड कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही अमेंडा के लिए जो साइलेंस है यही गोल्ड है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये कितनी प्यारी फ्रीडम होती ना कि कोई रोकने नहीं वाला, टोकने वाला नहीं है, और मैं आराम से अपना अकेले जी रही हूँ मिट्टी में, पैरों से अपने निशान बना रही हूँ, ठीक है, ऐसा सब मैं कर रही हूँ। ओके, डोंट, अब फिर उसकी मम्मा आ जाती है, ठीक है, वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई, लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मा आ जाती है और वो बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, अभी तुम चॉकलेट खा रही हो, फिर तुम्हारे मुंह पे पूरे पे पिंपल्स आ जाएंगे, एक्नी आ जाएगी ना चॉकलेट खाने से, तो मत खाओ ये चॉकलेट। विल यू प्लीज लुक एट मी, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ प्लीज देखोगी? मैं यहाँ पे दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। लेकिन हमारी अमेंडा फिर यहाँ पे खोई भी अपने सपनों में, अपने ड्रीम वर्ल्ड में, तो वो सोचती है कि काश मैं रेपंजल होती। रेपंजल आपको पता है ना कि एक कैरेक्टर था, ठीक है, जिसमें एक लड़की होती है, उसके बहुत सुनहरे एकदम ऐसा गोल्डन बाल होते हैं, है ना, जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, एंड उसको एक डायन, है ना, किस में बंद कर देती है, एक तार में बंद कर देती है, फिर वो उसकी चोटी से, है ना, बार बार उसमें तार में घुस जाती है ना। तो ये वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। तो और यहाँ पे अमेंडा भी सोच रही है कि काश मैं भी रेपंजल होती, रेपंजल की तरह मैं क्या करती, मैं एक तार में रह रही होती अकेले। आई हैव नॉट अ केयर, मतलब कोई के मतलब किसी की परवाह नहीं होती, कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा होता, तो मैं एकदम ऐसे ही अकेले टार में रह रही होती। और टार कैसा होता, बिल्कुल ट्रैंक्विल होता, ट्रैंक्विल यानी कि एकदम शांत, पीसफुल होता। एंड रियर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं रेपंजल वाली एक गलती नहीं करती। मेरे जो लंबे सुनहरे बाल होते उन्हें मैं टावर के बाहर नहीं निकालती, क्योंकि रेपंजल ने तो क्या किया था कि वो अपने लंबे बाल तार से बाहर निकाल देती थी, डायन उसके ही बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। तो लेकिन अमेंडा तो अकेले रहना चाहती है, तो अमेंडा कहती है लेकिन मैं एक गलती नहीं करती, मैं अपने बालों को बाहर नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है बाहर मैं बालों को छोड़ूंगी तो मेरे लंबे बालों को पकड़ के कोई ऊपर आ जाएगा, और मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ ना, तो मैं अपने टार से बाहर नहीं निकालती अपने बाल। ओके भाई, देख रहे हो माचे कैसे, मतलब स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अब क्योंकि अमेंडा बच्ची हमारी सुन ही नहीं रही है, वो बिल्कुल अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई है, उसकी मम्मी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है, उससे क्वेश्चन कर रही है, शी इज नॉट रिप्लाइंग एट ऑल, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपना ये जो उदास चेहरा लेके बैठी हो ना, इसको खत्म करो, ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, बस अब एक बारी में ना अपना ये मूड
ठीक कर लो अपना ये मुंह, ठीक से कर लो, ठीक है, ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। सल्किंग यानी कि बैड मूड में होना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हमेशा तुम ऐसी मूडी सी रहती हो। एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू, और तुम्हें ऐसा कोई देखेगा ना तो हर कोई यही समझेगा कि मतलब मैं तुम्हें कितना कंप्लेन करती हूँ, मैं तुम्हारी कितनी कंप्लेंट्स करती हूँ, ठीक है, तुम्हें कॉन्टिन्यूसली मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि ऐसे नहीं करो, वैसे मत करो, तो हर कोई ये सोचेगा अगर तुम ऐसे मुंह बना के बैठोगी। अमेंडा, ओके, राइट। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमारी प्यारी सी जो बच्ची है अमेंडा, ठीक है, उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है। देखो पेरेंट्स तो भाई इसलिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, लगता है ये भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो गया था, आ गया है वापसी। यस, तो पेरेंट्स तो क्या चाहते हैं, वो हमें अच्छी हैबिट्स डालना चाहते हैं, है ना। लेकिन अमेंडा ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो अकेले रहे, वो नहीं चाहती कि बार बार उसको ऐसे बोला जाए कि ये करो, ये मत करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, और तुमने ये कर लिया क्या, वो कर लिया। तो उसको बार बार की ये कंप्लेंट्स अच्छी नहीं लगती है, और वो इसीलिए क्या करना चाहती है, पीसफुली अकेले रहना चाहती है। अब इसी के साथ में हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कविता पे, जिसका नाम है द ट्रीज, एंड आई होप कि आप सब एकदम रेडी हैं, है ना। तो चलो भी करते हैं स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारी कविता है द ट्रीज, एंड इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो ट्री है उसको सिंबल बनाया गया है किसका, विमेन का, ठीक है। इसके साथ में हमें और भी चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest. तो पोएटेस बोलती है कि जो पेड़ है वो कहाँ पे होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब अगर हम देखें पेड़ों की, हाँ, नेचुरल जगह क्या है, मतलब कहाँ पे वो होने चाहिए, फॉरेस्ट में होने चाहिए। लेकिन जो पेड़ है वो क्या है, घरों में रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि वुमन है ना, एक वुमन को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उसके लिए ओपन वर्ल्ड होना चाहिए, ओपन वर्ल्ड में ही वो अच्छी लगेगी। लेकिन वुमन क्या है, ठीक है, घरों में बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे ही जो पेड़ है वो कहाँ पे अच्छे लगेंगे, फॉरेस्ट में अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी तक पेड़ क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन अब जो पेड़ है, जितने भी सारे पेड़ हैं, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में, जहां पे उन्हें होना चाहिए था। ऐसे ही आप कह सकते हो कि जितनी भी वुमेन अभी तक अपने घरों में थी, बंदिशों में थी, आज वो सारी बंदिशें तोड़कर, ठीक है, फ्रीडम के लिए वो कहाँ जा रही हैं, ओपन वर्ल्ड में जा रही हैं, जहां पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो अभी तक जो पेड़ बंद थे, घरों के मतलब आप कह सकते हो अंदर थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, आज वो क्या कर रहे हैं, निकल के कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो फॉरेस्ट जो अभी तक बिना पेड़ों के बिल्कुल खाली पड़ा था, एम्प्टी पड़ा था इतने दिनों से, फॉरेस्ट जिसमें कोई बर्ड अभी तक बैठ ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं कहाँ पे बैठते हैं, पेड़ों पर बैठते हैं। तो अभी तक पेड़ ही नहीं थे, तो कोई बर्ड भी फॉरेस्ट में नहीं आया। नो इंसेक्ट हाइड, है ना, जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ छुपते हैं, पेड़ों में ही छुपते हैं। तो अब पेड़ नहीं थे, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो कोई इंसेक्ट भी आके नहीं छुप पा रहा था। नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, ठीक है। अब आपको पता ही है, नो सन बरी, बरी यानी कि छुपना। अब जो सन है वो भी नहीं छुपा पा रहा है अपने पैरों को, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो, जैसे पेड़ है मान लो, ठीक है, अब यहाँ पे सन है, अब सन की जो रेज है, ठीक है, अगर पेड़ होगा तो वो छुप जाएंगी ना, ठीक है, सन की जो रेज है। तो पोएटेस कहती है कि जो सनरेज है वो भी अभी तक छुप नहीं पा रही थी। क्यों नहीं छुप पा रही थी, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर पेड़ नहीं थे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से फॉरेस्ट जो अभी तक खाली पड़ा था
वो फॉरेस्ट भर जाएगा, will be full of trees by morning। तो वो फॉरेस्ट क्या होगा, दोबारा से भर जाएगा सुबह तक। All night the roots work। तो पोइटेस बोलती है कि पूरी रात, ठीक है, जो रूट्स हैं वो काम कर रही थी। काम यानी कि रूट्स जो है वो मेहनत कर रही थी, क्योंकि देखो आप मानो ऐसा इमेजिन करो कि जो ट्रीज हैं उन्हें आपने घरों में बांध रखा है, ठीक है, अब वो सारी बंदिशों को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं ना। ओके, तो रूट से ही तो निकलेंगे ना, वरना ऐसे कट करके तो नहीं निकालना है, रूट से निकलेंगे वो। तो पोइटेस बोलती है कि पूरी रात फॉरेस्ट में जाने के लिए पेड़ क्या कर रहे थे, पेड़ों की जो रूट्स थी वो क्या कर रही थी, मेहनत कर रही थी। टू डिसएंगेज, क्यों मेहनत कर रही थी, ताकि वो अपने आप को अलग कर सके। डिसएंगेज करना मतलब अलग करना। themselves from the cracks in the veranda floor। तो जैसे वेरांडा फ्लोर होता है ना, ठीक है, वेरांडा होता है, अब उसमें से जब रूट्स निकलेंगी तो क्रैक्स आएंगे, तो उन क्रैक्स में से निकल रही हैं रूट्स, यानी कि पेड़ अपने आप को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। The leaves strain toward the glass, ठीक है, एंड जो लीव्स है वो भी किसकी तरफ आ रही है, स्ट्रेन का यानी कि मतलब मेहनत करना। जो इवन पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं किसकी तरफ आने की, ग्लास की तरफ आने की, है ना। ऐसे हमें ग्लास के पीछे से प्लांट्स दिखते हैं ना, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये लीव्स क्या करेंगी, ग्लास को तोड़ के बाहर निकलेगी। तो इसलिए ये लीव्स क्या कर रही हैं, ग्लास के पास में आ रही हैं। इवन देखो पेड़ की रूट्स जो हैं वो भी मेहनत कर रही हैं, वो वेरांडा में से निकलने की कोशिश कर रही हैं। पेड़ की जो लीव्स हैं वो क्या कोशिश कर रही हैं कि वो ग्लास को तोड़ के बाहर निकल जाए। इवन पेड़ की जो छोटी छोटी ट्विग्स होती हैं, ट्विग्स यानी कि छोटी छोटी जो स्टेम होती है, ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ठीक है, एक्सर्शन यानी कि वो भी बहुत एफर्ट्स लगा रही हैं, ठीक है, एंड एफर्ट्स लगा लगा के क्या हो गया, रिजिड हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड यानी कि रिस्ट्रिक्टेड बोस, ठीक है, यानी कि देखो पेड़ की रूट्स काम कर रही हैं, पेड़ की लीव्स काम कर रही है, मेहनत कर रही है, ठीक है, फ्रीडम के लिए। इवन पेड़ की जो छोटी छोटी ट्विग्स होती है, छोटी छोटी स्टेम होती है, वो भी मेहनत कर रही है अलग होने के लिए। एंड पेड़ की, ठीक है, जो ब्रांच, बोस यानी कि जो ब्रांच है, ठीक है, जो अभी तक क्या थी, क्रैम्ड थी। क्रैम्ड यानी कि अभी तक जो रिस्ट्रिक्टेड थी, जो बंदिशों में बंधी हुई थी, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, रूफ के अंडर शफलिंग कर रही है, यानी कि वो भी ऐसा पूरा क्या कर रही है, हिल रही है, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, एंड ये जो रूट्स हैं, ठीक है, ये जो ब्रांच है, ठीक है, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से हिल रही हैं, इस तरीके से इधर उधर शफल कर रही हैं, जैसे कि एक पेशेंट नहीं होता जो हॉस्पिटल से, क्लिनिक से अभी अभी नया नया डिस्चार्ज हुआ होता है ना। हाफ डेज्ड यानी कि पोइटेस यहाँ पे बोलती है कि जब एक पर्सन क्लिनिक से डिस्चार्ज होता है तो वो पूरा तो होश में होता नहीं है, आधा होश में होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे जा रहा होता है क्लिनिक के दरवाजे तक बाहर निकलने के लिए, है ना। तो ये जो ब्रांच है, ठीक है, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो भी इसी तरीके से इधर से उधर शफल कर रही हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं, किसकी तरह, जैसे एक नया पेशेंट जब डिस्चार्ज होके निकलता है क्लिनिक में से, वैसे। ओके, सो देखो, ठीक है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड यानी कि जिनको होश तो है लेकिन कम है, आधा होश है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक है। तो इस स्टैंजा में हमने देखा कि पेड़ का हर एक हिस्सा मेहनत कर रहा है फ्रीडम पाने के लिए, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो ट्विग्स हो, चाहे वो ब्रांचेस हो, सारी चीजें क्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। सारी रिस्ट्रिक्शंस को वो तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
एंड बोला गया है जो ब्रांचेस हैं वो किसकी तरह मूव कर रही हैं, एक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट की तरह। जैसे पेशेंट होता है ना, जब वो क्लिनिक में से निकलता है, ठीक है, नया नया उसको डिस्चार्ज मिला होता है कि हाँ भैया अब तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम घर जा सकते हो, तो वो पेशेंट एकदम तो ऐसा है नहीं कि भाई उसके डोले वगैरह निकल गए और एकदम से वो एक्टिवली जाएगा, है ना, नहीं यार, उतनी एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी कम होती है एंड कॉन्शियसनेस उतना नहीं होता, थोड़ा हल्का हल्का बेहोशी सा लग रहा होता है। तो जैसे वो जाता है ना ऐसे ऐसे दरवाजे के पास में, ऐसे ही जो ब्रांचेस हैं वो भी शफल कर रही है अंडर द रूफ। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आए ना, अगर आपको ऐसा लगे मैम डाउट है इसमें, तो पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है भाई, चल जा, ये भी चलेगा, ये भी अभी क्या फ्रीडम चाहता है मेरे से, तो ये भी चलेगा, चलेगा। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा। अब पोएटेस बोलती है कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, ठीक है, और दरवाजे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़े 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 क्या लिख रही हूँ, खत लिख रही हूँ। In which I scarcely mention the departure, लेकिन मैं उसमें ये बात नहीं बता रही हूँ कि ट्रीज सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के बाहर फ्रीडम पाने जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट में होना चाहिए, वो वहां पे जा रहे हैं। इस बात का जिक्र मैं अपने लेटर्स में नहीं कर रही हूँ। The night is fresh, अब जिस रात ये सारे पेड़ सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो रात कैसी लग रही है, बहुत ही फ्रेश लग रही है। द होल मून शाइन्स, और पूरा जो चांद है वो क्या कर रहा है, चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, ठीक है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, एंड खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ठीक है, किसकी, लीव्स की और लाइकन की। लाइकन क्या होता है, मतलब जैसे आप देखते हो ना, सब फंगस टाइप सा जो ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं पेड़ों पर, ठीक है, तो इनकी खुशबू आती है, जैसे सीलन की स्मेल आती है, ऐसी ही इनकी फंगस वगैरह की भी, ठीक है, इनकी लाइकन की भी क्या आती है, स्मेल आती है। सो पोएटेस बोलती है कि जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, चांद जो है वो बिल्कुल चमक रहा है, और स्मेल आ रही है किसकी, लाइकन की, लीव्स की। Still reaches like a voice into the rooms, and देखो जैसे स्मेल क्या होती है, बाहर से आ रही है, तो स्मेल क्या चलते चलते अंदर तक आती है ना, जैसे मतलब मान लो कि जैसे मम्मा पाव भाजी बना रही है या कुछ शाही पनीर सा बना रही है, तो किचन से खुशबू ट्रैवल करती है हमारे कमरे तक, फिर हमारी नाक तक, है ना। तो ऐसे ही बाहर से क्या मतलब, देखो जैसे जो लीव्स है, जो लाइकन है, उसकी स्मेल आ रही है कहाँ तक, कमरे के अंदर तक। एंड इस स्मेल को कंपेयर किया गया है किससे, वॉइस से, ठीक है, आवाज से। यानी कि ये जो पेड़ है अपनी फ्रीडम की आवाज उठा रहे हैं, यानी कि जो विमेन है वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आवाज उठा रहे हैं। अभी तक विमेन जो घरों में रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, बंदिशों में बंधी हुई थी, आज वो सारी बंदिशों को तोड़कर क्या कर रही हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं, अपने हक के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, ठीक है। एंड पोएटेस क्या बोलती है, माई कौन है यहाँ पे, पोएटेस। तो पोएटेस बोलती है कि मेरा जो हेड है वो पूरा विस्पर्स से भरा हुआ है, यानी कि उसमें ना फुसफुसाने की ना बहुत सारी फुसफुसाहट चल रही है, बहुत ऐसे धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। Which tomorrow will be silent, लेकिन ये सारी आवाजें कल क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि जो पेड़ यानी कि जो विमेन है उसको फ्रीडम मिल जाएगी। लिसन, पोएटेस बोलती है ध्यान से सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, है ना, जो ग्लास है वो टूट रहा है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो रही है, हट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ठीक है, एंड जो पेड़ है वो
क्या कर रहे हैं, स्टम्बल, स्टम्बल होता है ना ट्रिप ओवर, यानी कि पेड़ इतने सारे एक के ऊपर एक ऐसे मतलब चल रहे हैं आगे चढ़ के, है ना। तो जितने भी पेड़ हैं वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं into the night। एंड ये सब कब हो रहा है, रात में। winds rush to meet them, and पेड़ों का, ठीक है, स्वागत करने के लिए कौन रेडी है, winds। the moon is broken like a mirror। चांद इस वक्त कैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे टूटा हुआ शीशा हो। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak। ठीक है, मतलब इसको मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ये ओक ट्री है, फोटो में आप देख सकते हो, है ना। अब ट्री के पीछे चांद है, या फिर आप बोल सकते हो कि चांद के आगे पेड़ है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये टूटा हुआ शीशा है ना। और इस मतलब और इसके जो टुकड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पेड़ का जो क्राउन है, ठीक है, वो बन गया है चांद, है ना। उसके जो टुकड़े हैं एकदम ऐसा लग रहा है कि क्राउन बन गया है ना पेड़ का। ओके, तो ये कहती है पोएटिस कि जो चांद है वो एकदम टूटे हुए शीशे की तरह लग रहा है, और उसके जो टुकड़े हैं शीशे के, ठीक है, वो चमक रहे हैं, ठीक है, ओक ट्री के क्राउन में। ओके, सो क्लियर है यहां तक ये वाली कविता। ओके, आगे चलते हैं टू आवर वेरी नेक्स्ट पोम, दैट इज फॉग। फॉग तो और भी छोटी सी, मतलब सबसे बेस्ट यही है क्योंकि एकदम सबसे छोटी कविता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बहुत आपको अच्छा मैसेज दिया गया है। देखो, पहली बात तो ये कि फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, कैट से। ठीक है, एक सेकेंड, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, कैट से। एंड ये भी बोला गया है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बिना बताए आती है ना, चैलेंजेस हमारी लाइफ में बिना बताए आते हैं, ऐसे ही फॉग भी आता है, कैट भी ऐसे ही आती है। ठीक है, सो देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जैसे बिल्ली होती है ना, एकदम शांत तरीके से आती है, ऐसे ही जो फॉग है वो भी बिना कोई फॉग है वो भी बिना कोई शोर मचाए हुए आ जाता है। कोई शोर नहीं मचाता, एकदम शांति से आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, है ना। और पूरे हार्बर पे, यानी कि अभी जहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम सारी शिप्स वगैरह को बांधते हैं, वो एरिया क्या होता है, हार्बर होता है। तो ऐसा होता है कि मतलब पूरी सिटी को कवर कर लिया है फॉग ने। ठीक है, पूरी सिटी पे बैठा हुआ है फॉग, ठीक है, पूरे हार्बर पे बैठा हुआ है फॉग, है ना। ऐसी बिल्ली करती है, शांति से आती है और क्या करती है, फिर बैठ जाती है और सारी चीजों को देखती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या मतलब ऐसे बैठना, ठीक है। तो बिल्ली की तरह फॉग क्या करता है, पूरी सिटी पे, पूरे हार्बर पे बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर उसके बाद क्या करता है, फॉग बिना कोई शोर मचाए, ठीक है, चला भी जाता है। जैसे बिल्ली भी ऐसे ही करती है, बिल्ली भी आती है, एकदम शांति से आती है, बैठती है, देखती है और चली जाती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भी चुपचाप आते हैं, है ना। एंड हमें अपने चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में बड़ी शांति से आते हैं। मतलब देखो, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आप सोचो कि हमेशा से आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, हमेशा ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कभी कोई दुख ही नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर वो क्या करती है, ठहरती है, कुछ समय के लिए ठहरती है। जैसे कि हमने देखा ना, बिल्ली आती है, फॉग आता है, शांति से आते हैं, थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी कोई परमानेंट नहीं होती। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये भी कुछ परमानेंट नहीं होती। ये भी आती है, कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती है, अगर हम इनको अच्छे से क्या कर ले, फेस कर ले। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कविता फॉग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। भाई ये वाली भी मेरी पर्सनली बहुत अच्छी, पर्सनली बहुत मैं इसको पसंद करती हूँ, फेवरेट है मेरी, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत फनी स्टाइल में लिखी गई है। अब इसमें क्या होता है, टेल यानी कि कहानी। अब ये कहानी किसकी है, ड्रैगन की, एक ड्रैगन की है जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड। अब इस कविता में एक लड़की होती है जिसका नाम क्या है, बेलिंडा, और बेलिंडा कुछ क्रिएचर्स यानी कि एनिमल्स के साथ में रहती है, जिसमें से एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन वैसे तो ये दिखाता है कि उसको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसमें ड्रैगन ही है जो एकदम अच्छे से उसको फेस करता है, प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। जबकि बाकी सारे एनिमल्स जो उसके साथ में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि ड्रैगन तो डरपोक है और हम लोग बड़े क्या हैं, ब्रेव है। इवन बेलिंडा खुद भी अपने आप को बहुत ब्रेव लड़की समझती है। लेकिन होता क्या है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन सब की टाई फिश हो जाती है, ये डर जाते हैं। ओके, और कहें अपने आप को ब्रेव रहे थे। तो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये सब कुछ एकदम क्लियर है ना, आवाज वगैरह एकदम सब अच्छे से आ रही है। तो बॉटल हमने हटा दी, आगे रखी हुई थी। ओके, सो बेलिंडा क्या है, लड़की का नाम है। लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, तो बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके पास एक काले रंग की क्या है, किटन है, ठीक है, राइट। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और उसके पास एक छोटू सा ग्रे कलर का क्या है, माउस भी है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके पास एक येलो कलर का डॉग है। एक किटन है, एक माउस है, एक डॉगी है, और उसके पास एक छोटी सी वैगन भी है, रेड वैगन। वैगन यानी कि ना जिसमें सामान इधर से उधर हम कैरी करते हैं ना। एक सेकेंड, हाँ, सो दिस वन यू कैन सी, है ना। सो उसके पास एक छोटी सी वैगन भी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो, रियलियो मतलब रियली, ट्रूलियो मतलब ट्रूली, लिटिल पेट ड्रैगन भी है। उसके पास में एक छोटू सा पेट ड्रैगन भी है। तो कौन कौन है, एक उसके पास किटन है, माउस है, डॉग है, वैगन है और ड्रैगन है। यानी कि एनिमल्स उसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब ये जो ब्लैक कलर की किटन थी इसका नाम क्या है, इंक। अब याद करने का तरीका क्या है, इंक। देखो इंक कौन से कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है। ब्लैक कलर की कौन है, किटन। ओके, एक सेकेंड, अच्छा ये ऊपर गया क्या, तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक कलर की उसके पास क्या है, किटन, ठीक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, ठीक है। और जो चूहा है, चूहा का क्या नाम है, ब्लिंक। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो माउस होता है वो क्या करता है, आंखें ब्लिंक करता है ना, तो आप उससे याद कर सकते हो। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और उसके पास जो डॉगी है, अब डॉगी कौन से कलर का, येलो कलर का है। येलो कलर का क्या होता है, मस्टर्ड होता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हो कि ये डॉगी का नाम हो गया मस्टर्ड। ओके, बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, ठीक है। अब मतलब देखो उसके पास जितने भी क्रिएचर्स है, यानी कि माउस, ठीक है, डॉग, किटन, ये सारे क्या है, बहुत ही ब्रेव है। लेकिन जो ड्रैगन उसके पास में है वो क्या है, डरपोक है, कावर्ड है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो इसलिए मतलब आप बोल सकते हो कि जो ड्रैगन है वो क्या है, कावर्ड है, डरपोक है, और उसने ड्रैगन का क्या नाम रखा हुआ है, कस्टर्ड, ठीक है। तो बेलिंडा की फैमिली से हम लोग मिल लिए हैं, माउस है, किटन है, डॉगी है, और एक उसके पास में कस्टर्ड भी है। जो कस्टर्ड किसका नाम है, ड्रैगन का नाम है। एंड उसके पास एक छोटी सी रेड वैगन भी है। तो चलो ये तो हो गया बेलिंडा की फैमिली के बारे में। आगे, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब अगर हम इस ड्रैगन की बात करें तो इसकी अपीयरेंस कैसी है,
इसके बहुत ही मतलब शार्प बड़े बड़े क्या है, टीथ है। देखो फोटो में देखो, है ना, ऐसे बड़े बड़े उसके क्या है, शार्प टीथ है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके सिर के ऊपर क्या ऐसे बड़े 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 ये क्या निकले हुए हैं, उसके स्पाइक्स निकले हुए हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स निकले हुए हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे क्या है, स्केल्स है। स्केल्स यानी कि थिन बोनी प्लेट्स। ओके, ये क्या है, स्केल्स है। तो क्या है ड्रैगन के अपीयरेंस के, बड़े बड़े उसके क्या है, दांत है, बहुत ही शार्प टीथ है, ऊपर उसके स्पाइक्स निकले हुए हैं, और नीचे क्या है, बोनी प्लेट्स है जिन्हें हमने कहा है स्केल्स। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और इसका मुंह जो है, इस ड्रैगन का जो माउथ है वो किसकी तरह लग रहा है, फायर प्लेस की तरह, जहां पे हम आग नहीं जलाते, बिल्कुल ऐसा है उसका माउथ। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नोज से इतना धुआं निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी नोज नहीं है बल्कि क्या है, चिमनी है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है, और डैगर्स, और उसके जो टोज है, ठीक है, अगर हम उसके पैरों की बात करें, ठीक है, अब इस पिक्चर में देखना, ठीक है, अगर आपको ये दिख पा रही है तो लास्ट वाली, तो यहां पर देखो ये जो उसके टोज है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, शार्प नाइफ से, यानी कि ये किसकी तरह है, डैगर्स की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है, डैगर्स की तरह है। डैगर्स का मतलब होता है शार्प नाइफ की तरह है। अब ये तो हो गया ड्रैगन के अपीयरेंस के बारे में। अब जान लेते हैं कि इस फैमिली में कौन कौन बहुत ही ब्रेव है। ओके, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ठीक है, अब बोला गया है कि जो बेलिंडा है वो इतनी ज्यादा ब्रेव है कि क्या बताएं, मतलब इतनी ज्यादा ब्रेव है कि क्या बोले, बहुत ज्यादा ब्रेव है। ऐसा लगता है कि पूरा ड्रम भर जाएगा ना अगर बेयर्स का, बैरल यानी कि ड्रम, एक ड्रम हो और उस पूरे ड्रम में क्या हो, बेयर्स हो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा क्या है, ब्रेव है हमारी बेलिंडा। सो बेलिंडा इज इक्वल टू अ ड्रम फुल ऑफ बेयर्स, मतलब इतनी ज्यादा अकेली वो ताकतवर है कि मतलब एक ड्रम हो, ड्रम में बहुत सारे बेयर्स हो। ठीक है, तो आप समझ गए ना, बहुत सारे बेयर्स, मतलब बेयर्स तो कितने ताकतवर होते हैं, इतनी ताकतवर है हमारी बेलिंडा, दैट वन बेलिंडा इज इक्वल टू अ ड्रम फुल ऑफ बेयर्स। एंड जो इंक और ब्लिंक है, अच्छा इंक किसका नाम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी देखते हैं कौन कौन बच्चा राइट आंसर देता है। एंड ब्लिंक कौन है, इंक एंड ब्लिंक, ये दोनों तो इतने ज्यादा ब्रेव है कि ये तो लायन को पकड़ ले, मतलब ये तो लायन के पीछे भाग जाए। यस, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड यानी कि जो डॉगी है वो तो इतना ज्यादा ब्रेव है कि जैसे कि एक टाइगर नहीं होता बड़े गुस्से में, वो तो उतना ब्रेव है। ठीक है, सो बेलिंडा बेयर जितनी ब्रेव है, इंक और ब्लिंक इतने ज्यादा ब्रेव है कि वो किसको चेस कर ले, लायन को चेस कर ले। जो डॉगी मस्टर्ड है वो इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो किसको मतलब किसकी तरह ब्रेव है, टाइगर की तरह ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो बेचारा क्या कह रहा है कि भाई तुम लोग तो बहुत ब्रेव हो, मैं ब्रेव नहीं हूं, तो प्लीज मुझे क्या करो, मुझे तो एक केज दे दो, उसमें यू नो मुझे बंद कर दो, क्योंकि केज क्या होता है, सेफ होता है, उसमें आपको कोई नहीं मार सकता। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो तो कह रहा है कि यार मुझे तो केज दे दो, मुझे उसमें बंद कर दो। ठीक है, अब उससे तो भाई बहुत डर लगता है, वो तो कह रहा है कि भाई मैं तो बहुत डरपोक हूँ। ठीक है, अब क्योंकि वो इस तरीके से केज की तरह केज के लिए रोता रहता है कि भाई मुझे तो केज में डाल दो, केज में डाल दो, तो सब लोग उसको बुली करते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको परेशान करती है, उसको टिकल करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल यानी कि बेलिंडा ड्रैगन को इतना ज्यादा टिकल करती है कि उस पर तरस ही नहीं खाती है, बहुत ही क्रूअल तरीके से उसको क्या करती है, टिकल करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इंक ब्लिंक और यानी कि जो डॉगी मस्टर्ड है वो सब उसको किस नाम से चिढ़ाते हैं, पर्सिवल नाम से चिढ़ाते हैं। पर्सिवल कौन था,
आपको पता होगा जो किंग आर्थर्स का कोर्ट था उसमें नाइट था, है ना। ये कौन था? पर्सिवल। अब पर्सिवल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्यों चढ़ाते हैं पर्सिवल के नाम से? जैसे मम्मी बोलती है ना, जैसे हम मान लो कि सुबह लेट उठे हैं तो मम्मी बोलती है ओहो मेरी महारानी बेटी उठ गई है, ओहो महाराज आज तो सुबह 11 बजे ही उठ गए, आज तो बहुत जल्दी उठ गए, है ना। तो मम्मी ऐसे टॉन्ट मारती है। तो ये तीनों भी क्या करते हैं, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये भी ड्रैगन को क्या समझते हैं, डरपोक समझते हैं और उसको पर्सिवल के नाम से चिढ़ाते हैं कि ओहो भाई तू तो हीरो है, तू तो पर्सिवल है। They all sat laughing in the little red wagon. अब ये जो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, बेलिंडा है, ये सब मिलकर किस में बैठे हुए हैं, गाड़ी यानी कि रेड वैगन में बैठे हुए हैं और किसको परेशान कर रहे हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन को परेशान कर रहे हैं। एंड द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, ठीक है, और ये ड्रैगन को ठीक है परेशान कर रहे हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house. अब बेलिंडा तो इसका मजाक बना के इतना ज्यादा हंस रही है, इतना ज्यादा गिगल कर रही है कि उसने तो अपनी हंसी से पूरा घर हिला दिया है। And Blink said weak, which is giggling for her mouse. ठीक है, एंड जो ब्लिंक है वो वीक बोलता है, ठीक है, जो कि मतलब माउस इसी तरीके से हंसते हैं। तो माउस के हंसने का तरीका क्या है, वीक वीक साउंड वो निकाल रहा है माउस, ठीक है। तो बेलिंडा इतना हंस रही है कि उसने पूरा घर ही हिला दिया है, ठीक है। ब्लिंक हंस रहा है वीक 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 बोल के, ठीक है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, ठीक है, और जो इंक और मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड किसका नाम है, डॉगी का नाम है, और इंक किसका नाम है, किटन का नाम है, ठीक है। सो किटन और जो डॉगी है वो दोनों क्या कर रहे हैं, ड्रैगन से उसकी बड़ी ही रूडली एज पूछ रहे हैं। When Custard cried for a nice safe cage, ठीक है। तो जब कस्टर्ड बोलता है ना, कस्टर्ड द ड्रैगन जब बोलता है कि यार मेरे को तो एक बहुत ही अच्छे से एकदम सेफ केज में डाल दो, बंद कर दो, ठीक है। तो इंक एंड मस्टर्ड क्या करते हैं, उससे बोलते हैं अरे भाई तेरी एज कितनी है, तू बोल रहा है कि तुझे केज में डाल दो, व्हाट इज योर एज। तो उससे उसकी एज पूछी जा रही है। Suddenly they heard a nasty sound. लेकिन फिर तभी क्या होता है कि ये सारे लोग एक बहुत ही अनप्लेजेंट, नास्टी यानी कि एक बहुत ही खराब साउंड ये सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ये खराब साउंड सुनते ही जो मस्टर्ड यानी कि जो डॉगी होता है वो भौंकने लग जाता है। They all looked around, और फिर ये सब लोग इधर उधर देखते हैं। Meow! cried Ink, जो किटन होती है, ठीक है, वो निकालती है ऐसे आवाज Meow! And cried Belinda, बेलिंडा बोलती है ooh! But there was a pirate. क्यों ये सब लोग ऐसा करते हैं, मतलब क्यों, किसकी इतनी खराब साउंड आई है, ठीक है, क्यों जो डॉगी है वो भौंक रहा है, जो किटन है वो म्याउच बोल रही है, बेलिंडा ऊ बोल रही है, क्योंकि इन सब ने देख लिया है किसको, एक पायरेट को। पायरेट कौन होता है, जो शिप को लूटता है। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो यानी कि विंडो, जो कि कहाँ पे है, विंडो के पास में है, जो कि अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, हिज कौन है यहाँ पे, पायरेट है। तो पायरेट की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि पायरेट कैसा दिख रहा है। सो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है, पायरेट के लेफ्ट हैंड में क्या है, बंदूक है, एंड राइट हैंड में भी क्या है, बंदूक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, ठीक है, और उसके दांतों में, ठीक है, क्या है, कटलेस ब्राइट, यानी कि एक छोटी सी तलवार है इस तरीके की, यू नो, ठीक है, ऐसी उसके हाथ में, उसके दांतों में, सॉरी, ठीक है, क्या है, एक तलवार है। His beard was black, उसकी काले रंग की दाढ़ी है, ठीक है, और एक जो उसका पैर है वो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, ठीक है। सो क्या है, उसके दोनों हाथों में बंदूक है, उसके दांतों में, ठीक है, एक छोटी सी ऐसी कर्व वाली, ठीक है, एक तलवार है,
एक पैर उसका किसका है? वुड का है। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट्स मेंट नो गुड। और ये पायरेट को देख के साफ साफ पता लग रहा है कि भैया अब तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये पायरेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। ये पायरेट तो भाई अब लूटेगा, है ना। अब तो प्रॉब्लम आ गई है। चलिए अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक है, बेलिंडा पेल्ड। अब पायरेट को देख के जो बेलिंडा है वो तो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। पेल्ड यानी कि एकदम पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। ठीक है, और वो फिर चिल्लाती है कि भाई हेल्प 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 कर दो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। ठीक है, मतलब बेलिंडा तो हेल्प के लिए रोने लग जाती है। ठीक है, जो मस्टर्ड यानी कि जो डॉगी है वो भी वहां से भाग जाता है। ठीक है, और वो भी मतलब हेल्प के लिए रोने लग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक यानी कि जो किटन है वो ट्रिकल यानी कि वो भी भाग जाती है। कहाँ पे? घर के एकदम नीचे, बॉटम में। एंड जो चूहा है एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड यानी कि वो भी अपने बिल में घुस जाता है। यानी कि जैसे पायरेट आ जाता है, ये लोग जो अभी तक अपने आप को ब्रेव बता रहे थे कि हम तो टाइगर जितने, बेयर जितने, लायन को पकड़ ले, हम इतने ब्रेव हैं, अब एक पायरेट को देखकर इनकी टाई टाई फिश हो गई है। ठीक है, इनका पूरा मतलब सारी ब्रेवरी इनकी निकल गई है। सब लोग ये इधर उधर भाग गए हैं अपनी अपनी जगहों पे। लेकिन एक क्रिएचर जो नहीं भागता वो कौन है? ड्रैगन। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड। लेकिन फिर क्या होता है? जो कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है, ठीक है, वो आता है स्नोटिंग लाइक एन इंजन। स्नोटिंग यानी कि एकदम अपनी नाक से ऐसे आवाज निकालना। ठीक है, तो वो एकदम एक्सप्लोसिव साउंड निकालता है अपनी नाक से, जैसे कि इंजन स्टार्ट हो गया हो, ऐसा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। ठीक है, अब जैसे डंजन क्या होता है? अंडरग्राउंड प्रिजन होता है ना। तो इसमें वो क्या करता है? इसमें वो क्या करता है? अपनी टेल को ऐसे क्लैश करता है विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक। अब देखो, क्लैटर, क्लैंक, ठीक है, ये सब क्या है? एंड अ जैंगलिंग स्क्वाम। ठीक है, ये सारी क्या है? साउंड्स हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से वहां पे आवाजें आने लग जाती है। He went at the pirates like a robin at a worm. अब जैसे रॉबिन मतलब क्या होता है? एक बर्ड होता है। थिंक आई हैव अ पिक्चर है, या ठीक है, ये रॉबिन है, रॉबिन बर्ड है। ठीक है, और हाँ, ये क्या है? वॉर्म है। ठीक है, सो जैसे रॉबिन बर्ड वॉर्म पे अटैक करता है, इसी तरीके से हमारा जो कस्टर्ड द ड्रैगन है वो किस पे अटैक करता है? वो अटैक करता है पायरेट पर। या तो देखो, यहां तक का सारा कुछ ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो जब पायरेट आ जाता है तो उस पर रियलिटी में अटैक कौन करता है? हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन, जो अभी तक केज क्लियर हो रहा था, जो ये बोलता है कि भाई मैं तो ब्रेव नहीं हूं, मुझे उठा के तो भाई किस में डाल दो? एक सेफ केज में डाल दो। तो वो किस तरीके से अटैक करता है? ठीक है ना, वो जंप करता है। ठीक है, एकदम अपनी नोज से वो आवाज निकालता है जैसे कि इंजन स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, और अपनी टेल को, ठीक है, वो इस तरीके से क्लैश करता है। उसकी जो टेल होती है, ऐसा लगता है जैसे डंजन होता है ना, ठीक है, उसमें आयरन्स होते हैं ना। ठीक है, तो उस तरीके जैसे चेन्स वगैरह होते हैं ना। डंजन मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड प्रिजन। ठीक है, तो उसके अंदर जो चेन्स होती है, ठीक है, तो जैसे वो चेन चलती है ना, आवाजें करती है भारी भारी, वैसे उसकी टेल आवाज कर रही है, जो वो अपनी टेल को ऐसे ऐसे मूव कर रहा है विद अ क्लैटर। अब देखो, ये सारे आपके साउंड वर्ड्स हैं जिनमें बहुत ऐसी हैवी साउंड आती है, कुछ एकदम भिड़ने की, टकराने की, धम धम। ठीक है, क्या क्या है? क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग स्क्वाम। ये सारी क्या है? साउंड वर्ड्स है जो आपको हार्श साउंड दिखाती है। ओके, और वो
कस्टर्ड जो हमारा है किस तरीके से अटैक करता है, बिल्कुल वैसे अटैक करता है जैसे रॉबिन बर्ड कहाँ पे, किस पर अटैक करता है, वॉर्म पे अटैक करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये क्या हुई, अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, आ गई। ओके, द पायरेट गिफ्ट, ठीक है यही थी ना इसके बाद। ओके आ जा यार, अब एक सेकंड रुकना, मैं जहाँ ऐसे यहाँ एक सेकंड रुको, हाँ जी आ गई स्लाइड। या सो द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब भाई पायरेट भी तो ऐसे चुपचाप थोड़ा ना बैठा रहेगा, है ना, कि भाई ओके ड्रैगन आके मुझे मारा तो ले मुझे मार दे, फिर किस नाम का पायरेट। तो जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन को गेप्ट करता है। गेप्ट यानी कि यू नो एकदम ऐसे अपना मुंह खोल के, ठीक है, एकदम वाइडली अपने मुंह को खोल के उसकी तरफ ऐसे देखता है, ड्रैगन की तरफ। एंड गल्प सम ग्रॉग, ठीक है, ग्रॉग क्या है, ड्रिंक, ठीक है, गल्प यानी कि पीता है वो, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन क्या होती है, कंटेनर होती है ना, दिस इज अ फ्लैगन। या सो व्हाट इज दिस इज अ फ्लैगन, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा ड्रिंक वगैरह भर के रखते हैं कंटेनर। ठीक है, तो फ्लैगन में से मतलब पहले तो वो ऐसे ड्रैगन को एकदम ऐसा मुंह खोल के वो देखता है, ठीक है, और क्या करता है अपनी फ्लैगन में से, ठीक है, ड्रिंक करता है वो। एंड कस्टर्ड, ओके, ही फायर्ड 2 bullets but they didn't hit। और फिर क्या करता है वो 2 bullets ठा 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 चलाता है, लेकिन वो हमारे ड्रैगन को लगती ही नहीं है। अब बदले में कस्टर्ड यानी कि हमारा ड्रैगन क्या करते हैं वो देखते हैं। एंड कस्टर्ड gobbled him। कस्टर्ड क्या करता है, उस पायरेट को उठाता है और खा जाता है, ठीक है, स्वालो कर जाता है एवरी बिट, यानी कि पूरे के पूरे पायरेट को वो एक ही बारी में निगल जाता है, खा जाता है। अब मुसीबत टल गई, ठीक है, अब खतरा टल गया, पायरेट खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सो बेलिंडा आती है फटाफट एंड उसको बहुत प्यार करती है, किसको, ड्रैगन को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम यानी कि उसको आके हग करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड तो ड्रैगन को लिक ही कर लेता है। No one mourned for his pirate victim। और कोई भी उस पायरेट के लिए दुख नहीं मनाता है, क्योंकि everyone was very happy कि भाई ड्रैगन उसको खा गया। Ink and blink in glee, glee यानी कि खुश होना। तो इंक और जो ब्लिंक है, ब्लिंक कौन था, माउस था, एंड इंक कौन थी, किटन थी। तो ये दोनों क्या करते हैं, बहुत ही खुशी में क्या करते हैं, डांस करने लग जाते हैं। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो यानी कि अब ड्रैगन जिसने पायरेट को खा लिया है, उसके चारों तरफ ये सब लोग आ गए हैं एंड खुशी से नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं, इंक एंड ब्लिंक नाच रहे हैं, ठीक है, एंड जो मस्टर्ड है वो उसको लिक कर रहा है, बेलिंडा उसको हग कर रही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर कोई मतलब ड्रैगन की तारीफ करेगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके थोड़ी देर ही बाद क्या होता है कि मस्टर्ड बोलता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। मस्टर्ड बोलता है कि वैसे तो ना I would have been twice as brave if I hadn't been flustered। तो मस्टर्ड बोलता है कि अगर मैं फ्लस्टर नहीं हुआ होता, यानी कि मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड यानी कि कंफ्यूज होना, तो मस्टर्ड यानी कि डॉगी बोलता है कि वैसे तो ना अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं तो इससे 2 गुना ज्यादा ब्रेव हूं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। ये सुनते ही इंक और ब्लिंक के भी तेवर बदल जाते हैं, ये दोनों भी बोलते हैं we would have been 3 times as brave with ink। तो इंक और ब्लिंक ये दोनों बोलते हैं कि तुम तो 2 गुना ज्यादा ब्रेव होते ना, हम तो 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड said I quite agree that everybody is braver than me। तो कस्टर्ड कहता है कि हाँ हाँ हाँ,
मैं आप सबकी बात से एग्री करता हूं कि तुम सब मेरे से ज्यादा क्या हो, ब्रेव हो। सबसे कम अगर यहाँ पे कोई ब्रेव है तो वो मैं ही हूं, क्योंकि भाई मेरे को तो अभी भी क्या चाहिए, मुझे तो भाई एक केज में डाल दो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा आज भी, ठीक है, अपने सारे क्रिएचर्स के साथ में, ठीक है, अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, ठीक है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन। तो वही उसकी पुरानी किटन है, छोटी सी, ठीक है, उसका माउस है, ठीक है, उसका येलो डॉगी है और उसकी वो रेड ड्रैगन है, एंड साथ ही साथ उसका वो पेट ड्रैगन है। बेलिंडा आज भी अपने आप को ब्रेव कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूं, इतनी ब्रेव हूं कि एक ड्रम में बहुत सारे बेयर्स हो तो उतनी मैं क्या हूं, ब्रेव हूं। इंक और ब्लिंक वही बोलते हैं कि हम लोग क्या है, उतने ब्रेव हैं कि लायन को पकड़ ले, ठीक है। और मस्टर्ड बोलता है कि मैं टाइगर जितना ब्रेव होता है ना गुस्से में, उतना ज्यादा मैं ब्रेव हूं। और आज भी जो कस्टर्ड है वो तो कहते हैं कि हाँ भाई तुम सब ब्रेव हो, मैं ब्रेव नहीं हूं, तो मुझे एक काम करो, एक सेफ केज में बंद कर दो, मुझे तो भाई एक सेफ केज तुम लोग दे दो, ठीक है। राइट, क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हमारा ये वाला पोम भी खत्म होता है, ये कविता हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके साथ हम चलते हैं अपनी लास्ट कविता पे, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। अब ये बहुत ही एक प्यारी कविता है, बहुत ही ज्यादा आपको एक अच्छा मैसेज भी ये देगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन। ये कॉन्वर्जेशन आपको दे रखी है किसके बीच में, पोएट के बीच में, एंड एक लड़की है जिसका नाम क्या है, एन, ठीक है, उसके बीच में। या यहाँ पे पोएट एन को ये समझाना चाहते हैं कि देखो बच्चे एन, जो कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपकी बाहरी सुंदरता से प्यार करता है, वो आपकी आउटर एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करता है, ना कि आपकी इंटरनल ब्यूटी से। यानी कि वो इसलिए आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि उसको आपका दिल अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काइंड हो, उसको आपका नेचर अच्छा लगता है। वो आपसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसको आपकी एक्सटर्नली, जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी है, यानी कि आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, वो अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपका मतलब इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या मतलब दुनिया में कोई ऐसा होता है कि जो हमें हमारे दिल के लिए, हमारे नेचर के लिए प्यार करे? यस, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो ऐसे होते हैं। पॉइंट ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई हमें हमारे लिए प्यार करेगा, यानी कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई हमें हमारे इंटरनल ब्यूटी, यानी कि हमारे नेचर के लिए, हमारे दिल को कोई प्यार करेगा, तो वो सिर्फ कौन है? भगवान है, ठीक है। तो ये एक छोटू सा इंट्रोडक्शन था, नाउ आई होप कि वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए एक सेकेंड, इसको हम हटा ही देते हैं, एक सेकेंड रुको। अच्छा, ये तो हटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पोएट कहते हैं, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या है? सैडनेस। तो पोएट एन से बोलते हैं कि अगर तुम किसी लड़के को रिजेक्ट कर दोगी तो तुम ये मत समझो कि वो सैड हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करते था। मतलब कि तुमने किसी लड़के को मान लो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अब वो लड़का सैड हो गया, तो तुम मतलब ये मत समझो कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं करता था, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे बिहेवियर से प्यार नहीं करता था। वो तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता था कि तुम कैसी दिखती हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, आउटर ब्यूटी यानी कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उसका सिंबल किसको बनाया गया है? गोल्डन हेयर को, यानी कि सुनहरे बालों को, ठीक है, सिंबल बनाया गया है किसका? आउटर ब्यूटी का। और गोल्डन हेयर को किससे कंपेयर किया गया है? किले की जो दीवारें होती है उनसे। देखो पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता दूं ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड,
हनी कलर किनका है? रैम्पार्ट्स का। रैम्पार्ट्स क्या होती है? ऐसे जो दीवारें होती है ना, जो फोर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, इसे हम बोलते हैं रैम्पार्ट। ठीक है, अब ये कौन से कलर की है? हनी कलर की। और जो लड़की के गोल्डन बाल है, ठीक है, वो भी लगभग इसी कलर के हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्डन हेयर है, ये किसका सिंबल है? मैंने आपको बताया आउटर ब्यूटी का है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब यहां पे पोएट कहते हैं कि जो लड़का है, तुम ये मत समझो कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हारे बालों से प्यार करता था, वो तुम्हारे गोल्डन हेयर से प्यार करता था, यानी कि वो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता था। ओके, जैसे कि ना रैम्पार्ट्स होते हैं। अब रैम्पार्ट्स क्या होते हैं? पूरे फोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि फोर्ट को किसने कवर कर रखा है? इन दीवारों ने कवर कर रखा है, रैम्पार्ट्स ने कवर कर रखा है। ऐसे ही जो लड़की है उसके, ठीक है, फेस को किसने कवर कर रखा है? गोल्डन बालों ने कवर कर रखा है। तो बेसिकली पोएट कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है, उसको किसने कवर कर रखा है? आउटर ब्यूटी ने कवर कर रखा है, फिजिकल ब्यूटी ने कवर कर रखा है। जैसे फोर्ट को किसने कवर कर रखा है? रैम्पार्ट्स ने कवर कर रखा है। इसके अंदर है ना फोर्ट, ये थोड़ा ना फोर्ट है, ये तो बाहर लंबी लंबी दीवारें हैं जो फोर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, सॉरी। सो पोएट कहते हैं कि जैसे फोर्ट को रैम्पार्ट ने प्रोटेक्ट कर रखा है, तुम्हारे चेहरे को तुम्हारे गोल्डन हेयर ने कवर कर रखा है, ऐसे ही तुम्हारी इनर ब्यूटी को किसने कवर कर रखा है? आउटर ब्यूटी ने कवर करके रखा हुआ है। और जो लड़का है वो तुमसे नहीं, तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी यानी कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी यानी कि तुम्हारे गोल्डन हेयर से प्यार करता है, तुमसे नहीं। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आया ना, इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब इस पे जो लड़की है वो क्या रिप्लाई देती है? लड़की बोलती है तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कलर को चेंज कर लेती हूँ, अपने बालों के रंग को बदल लेती हूँ। मतलब लड़की को ये लग रहा है कि अगर ऐसी बात है, अगर हमें ये चीज टेस्ट करनी है कि लड़का एक्चुअली में प्यार करता है या नहीं करता, तो वो बोलती है कि तो फिर मैं काम करती हूँ ना, अपने बालों के रंग को बदल देती हूँ, मैं डाई करवा लेती हूँ एंड सेट सच कलर देयर। और उनका क्या रंग करवा लेती हूँ? या तो उनको ब्राउन कलर का करवा लेती हूँ, ब्लैक कलर का करवा लेती हूँ, या कैरेट रंग का करवा लेती हूँ। तो फिर हो सकता है कि जो लड़का है, ठीक है, जो उदास है क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर वो लड़का मेरे लिए प्यार करे, वो मुझे एक्चुअली में प्यार करे, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, कि वो तब सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी आउटर ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर। तो फिर हो सकता है कि वो लड़का मेरे येलो हेयर की जगह मुझसे, मेरे इनर सेल्फ से प्यार करे। ठीक है, तो आप समझ गए? दोबारा से समझाऊं क्या? मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। अभी हम आते हैं पिछली वाली स्लाइड पे। ये लो, टेंशन नहीं लेने का किसी बात का ना, दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी कविता आपको किसकी फॉर्म में दी गई है? कॉन्वर्जेशन की फॉर्म में दी है। बातचीत किसके बीच में चल रही है? पोएट के और एन के बीच में चल रही है। एन को ऐसा लगता है कि जो लड़का है उससे उसके लिए प्यार करता है, उसके नेचर से प्यार करता है, उसके किससे प्यार करता है? इनर सेल्फ से प्यार करता है। लेकिन पोएट उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी तुमसे इस दुनिया में तुम्हारे इनर सेल्फ के लिए प्यार नहीं करेगा। कोई अगर तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारी, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है, तुम्हारे इनर सेल्फ से प्यार नहीं करता है ना। वही वाली बात कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना। सो पोएट कहते हैं कि जैसे रैम्पार्ट्स किसको प्रोटेक्ट करती हैं, किसको कवर करती हैं? फोर्ट को प्रोटेक्ट करती है,
ठीक है, फोर्ट को कवर करती है। ऐसे ही तुम्हारे येलो जो बाल है वो किसको कवर करते हैं, तुम्हारे इनर सेल्फ को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है वो किसको कवर कर लेती है, तुम्हारे इनर सेल्फ को कवर कर लेती है। यानी कि इंसान का जो इंसान जैसा बाहर से दिखता है उसकी वजह से हम नहीं जान पाते कि इंसान अंदर से कैसा है ना। क्योंकि तुम बाहर से सुंदर दिखती हो इसलिए लड़का तुमसे प्यार करता है। लड़का तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि तुम अंदर से सुंदर हो। ये बात हमारे पोएट किसको समझाना चाह रहे हैं, एन को समझाना चाह रहे हैं। और फिजिकल ब्यूटी यानी कि आउटर ब्यूटी का सिंबल यहाँ पे किसको दिखाया गया है, येलो हेयर को, उसको एक एग्जाम्पल की तरह सेट किया गया है। तो लड़की कहती है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मैं एक काम करती हूँ, अपने बालों का रंग बदलवा लेती हूँ। मैं अपने बालों का रंग क्या करवा लेती हूँ, फिर मैं ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर का करवा लेती हूँ। फिर हो सकता है कि लड़का मुझे मेरे ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि मेरे इनर सेल्फ के लिए मुझे प्यार करे। तो अब इस पे पोएट क्या कहेंगे, लेट्स सी। इस पे हमारे पोएट कहते हैं कि बेटा, I heard an old religious man, कि जैसे पंडित वगैरह नहीं होते, तो पोएट कहते हैं कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना कल रात ही, yesterday night मैंने उसको सुना कि वो बोल रहा था कि उसको एक किताब में टेक्स्ट मिला हुआ है, that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो पोएट कहते हैं कल ही मैंने एक बूढ़े आदमी को, एक बूढ़े रिलीजियस आदमी को मैंने सुना था कि वह ये कह रहा था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो हमें हमारे इनर सेल्फ के लिए प्यार कर सकते हैं, एंड वह है भगवान। ठीक है, सिर्फ भगवान है जो अपने बच्चों को इस तरीके से प्यार करते हैं। बाकी और कोई भी इस दुनिया में हमें हमारे इनर सेल्फ के लिए प्यार नहीं करेगा। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो वो बस हमारी फिजिकल ब्यूटी, हमारी सुंदरता, हम बाहर कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे हमें प्यार करता है। ठीक है, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। ठीक है, तो इतना ही था। अब छोटा सा एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि आप सबको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इन सभी के पोएट या पोएटेस के नाम बताने हैं। यानी कि आपको बताना है कि इन सारी कविताओं के पोएट्स कौन है या पोएटेस कौन है। ओके, सो आई होप कि आप लोग होमवर्क में मेरे कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क करेंगे एंड डेफिनेटली बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड बुक, ठीक है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। और उसके बाद फिर हम और भी ग्रामर सेशंस आपके पूरे लेके आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा ग्रामर टॉपिक्स का एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।